मैं गलती से एक कीड़े को रौंद देता हूँ और सिस्टम मुझे बताता है कि मैंने अभी अभी एक ड्रैगन को मार डाला। मैं आराम से एक तिलचट्टे को मारता हूँ और किसी तरह भगवान जैसा पैसिव स्किल अमर शरीर पाकर निकल जाता हूँ। 3 साल पहले मैं इस हाई मार्शल की दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुआ था, जहाँ मेरी टैलेंट थोड़ी कम थी, खेती बाड़ी करने की कोई क्षमता नहीं थी और ऊपर से मेरे सिर पर एक बेवकूफ़ सिस्टम भी था। एक दिन मैं सस्ता खाना खा रहा था कि अचानक एक तेज़ मैकेनिकल आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजने लगी। दरिंदा, वॉइड आयरन बैक, खतरे का स्तर एस रैंक, होस्ट को तुरंत भागने की सलाह दी जाती है। क्या हुआ? मैं तो डर के मारे कुर्सी से ऑलमोस्ट कूद ही पड़ता, लेकिन जैसे ही मैंने असल में देखा कि ये क्या है, मैं पूरी तरह से चुप रह गया। ये तो बस एक थोड़ा बड़ा तिलचट्टा है। चेतावनी, वॉइड आयरन बैक होस्ट से 0.5 मीटर दूर है। तुरंत निकल जाएं, तुरंत निकल जाएं। सिस्टम की आवाज़ डर और घबराहट से भरी हुई है। हाँ हाँ, मुझे पता था कि मेरे जैसे बेकार इंसान को कभी भी कोई अच्छा सिस्टम नहीं मिलेगा। मेरी तो पूरी तरह अंधी है। मैं हंस पड़ा। यकीन नहीं हो रहा था। चप्पल उठा के जोर से पटक दी। नामुमकिन। होस्ट ने एक किंग टियर जानवर को मार गिराया है। मैंने अपनी आंखें घुमाई। हो गया। वो तो सिर्फ एक तिलचट्टा था। सिस्टम मेरी नाराजगी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। होस्ट ने सफलतापूर्वक एक किंग टियर जानवर को मार डाला। बधाई हो, पैसिव दिव्य स्किल अनलॉक हो गया। अमर शरीर। जैसे ही सिस्टम बोलना खत्म करता है, मेरे अंदर कहीं से एक गर्माहट दौड़ती है और मेरे मेरिडियन की नाकाबंदी वाली सूखी नाड़ियों को जोर से खोल देती है। शक्ति की जबरदस्त ताकत। मैं पसीने से लथपथ, सांस लेते हुए जैसे अभी अभी गहरे पानी से बाहर निकला हूं। मेरी नौकरी एक लाइब्रेरी सिक्योरिटी गार्ड की थी, जो तीसरी मंजिल पर मार्शल आर्ट्स आर्काइव्स की जिम्मेदारी संभालता था। एक दिन मैं अपनी नियमित गश्त कर रहा था, तभी सिस्टम फिर से मेरे दिमाग में बज उठा। चेतावनी, प्राचीन राक्षस पाया गया, एबिस वीवर, खतरे का स्तर डबल एस रैंक। इस जीव के रेशमी धागे खुद अंतरिक्ष को चीर सकते हैं। सिस्टम की आवाज़ सुनकर जैसे दुनिया का अंत होने वाला हो, मेरे होठों के कोने धीरे धीरे मुस्कान में बदलने लगे। एक पागल सी मुस्कान। मैं अपनी कमर से मक्खी मारने वाला निकालता हूं और वो कोने में अपनी जाले पर टंगी बैंगनी मकड़ी, जो धब्बों वाली है। खाई की बुनकर, हाँ, जो जगह को काटती है, सही है। मैं कदम दर कदम कोने की तरफ बढ़ता हूं। चेतावनी, खाई की बुनकर अंधेरे पदार्थ की ऊर्जा जमा कर रही है। वो अपनी मौत की दुनिया खोलने ही वाली है। बचो मेजबान, बचो। मैं हंसता हूं। अब जब मेरा शरीर अमर है तो डरने की क्या बात। मैं गहरी सांस लेता हूं, दोनों पैरों से जमीन पर जोर से कदम रखता हूं, मक्खी मारने वाले को पूरी ताकत से झुकाता हूं और फेंक देता हूं। मैंने अपनी पूरी ताकत से मकड़ी पर हमला किया। बेचारी एबिस वीवर को तो चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला। वो तुरंत ही गहरे बैंगनी रंग के धब्बे में बदल गई। बधाई हो, होस्ट ने प्राचीन राक्षस एबिस वीवर को मार गिराया। इनाम में मिला 20 साल की परिष्कृत मार्शल कल्टीवेशन और स्वर्गीय दृष्टि। फिर बिना किसी चेतावनी के 10 गुना ज्यादा तेज ऊर्जा का एक तूफान मेरे शरीर से। एक पल में इसकी पूरी सीमा तक पहुंच गया। वो बेहद शुद्ध ऊर्जा मेरी नसों में बाढ़ की तरह दौड़ रही है। शुरुआती मर्त्य स्तर, बीच का मर्त्य स्तर, चरम मर्त्य स्तर और आखिर में यह अपने आत्मा स्रोत मास्टर तक पहुंच जाती है। इस दुनिया में योद्धाओं को मर्त्य स्तर के योद्धा, आत्मा स्रोत मास्टर और ग्रैंड मास्टर के रूप में रैंक किया जाता था। एक आम आदमी पूरी जिंदगी गुजार सकता है और मर्त्य स्तर से ऊपर नहीं जा पाता। 30 की उम्र से पहले आत्मा स्रोत तक पहुंचना एक प्रतिभा की निशानी होती थी, जिसके लिए हर बड़े कबीले की लड़ाई होती थी। और यहां मैं हूं, बस कुछ वक्त में ही, दिनों में, एक तिल चींटी और मकड़ी को मारकर मैंने वो रास्ता तय कर लिया जो दूसरों को 30 साल लग जाते हैं। मैं अपना हाथ उठाता हूं और हथेली को घूरता हूं। मेरी उंगलियों के चारों तरफ एक सफ़ेद ऊर्जा की लहर घूम रही है।
तेज जैसे किसी चाकू की धार हवा को चीरते हुए एक हल्की सी फड़कती आवाज निकालती है। बाहरी ऊर्जा, ये एक स्पिरिट सोर्स मास्टर की खासियत होती है। मैं गहराई से निगलता हूँ। ये सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन इसके इनाम बिल्कुल सही है। मैं धीरे धीरे उठता हूँ। मेरा शरीर पंख जैसा हल्का महसूस होता है, फिर भी अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई अंतहीन शक्ति समाई हो। ताकत का भंडार। अब मैं पूरी तरह से एक थप्पड़ से एक गाय को गिरा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे थोड़ा पक्का रहना होगा। अगर कोई देख ले कि एक गेटकीपर अचानक एक स्पिरिचुअल मास्टर बन गया है, तो मैं पक्का प्रयोग के लिए पकड़ लिया जाऊंगा। इसलिए मैंने तुरंत फैसला किया कि मैं चुपचाप रहूंगा और छुपकर और भी मजबूत बनूंगा। उसके बाद मैं लाइब्रेरी में छुप गया। जब मैंने तीसरी मंजिल के कोने में अपनी तैनाई खोलकर देखा, तो वहाँ एक अजीब नज़ारा था। एक जवान लड़का जो गार्ड की वर्दी पहने हुए था, पागलों की तरह किताबों के शेल्फ उलट पलट रहा था। 10 पन्ने हर सेकंड। घोड़े की मुद्रा को सही से पकड़ने का तरीका सिस्टम घड़ियों जैसा। बधाई हो, होस्ट ने आयरन क्लैड स्टांस समझ लिया। एक्यूप्रेशर का परिचय। बधाई हो, होस्ट ने सोल सेवरिंग स्ट्राइक समझ लिया। बुजुर्गों के लिए ताइची। बधाई हो, होस्ट ने यिन यांग कन्वर्जेंस समझ लिया। मैं एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज इलस्ट्रेटेड गाइड। बधाई हो, होस्ट ने वायलेट एबिस आई समझ लिया। सिर्फ 2 घंटे में मैं 200 से ज़्यादा परिचयात्मक किताबें जो शेल्फ पर थी एकदम तेज़ी से पढ़ जाता हूँ। 200 से भी ज़्यादा गड़बड़ और कभी-कभी विरोधाभासी बेसिक मार्शल तकनीकें एक दूसरे से टकराकर मेरी ज़बरदस्त समझदारी की ताकत के नीचे जुड़ जाते हैं और ख़ुद को एक बड़े जाल में बदल लेते हैं जो मार्शल ज्ञान से भरा होता है। तभी एक हलचल मेरी नज़र में आती है। खिड़की के पास एक जवान लड़की बैठी है, सफ़ेद रेशमी ट्रेनिंग सूट में। आयरन बे के वानेट परिवार की बड़ी बेटी, जिसने सिर्फ 18 की उम्र में लेट मॉर्टल टियर को तोड़ दिया था। उसे आयरन बे शहर की नंबर 1 प्रतिभा माना जाता है और वो यहाँ लाइब्रेरी में अक्सर आती रहती है। लेकिन अभी ये ठंडी बर्फ जैसी देवी कुछ अलग सी लग रही है। दिक्कत में थी। उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, हाथ एक पुराने पन्ने पर बीच में जम गया था। उसकी आंखों में एक हल्की सी चिढ़ झलक रही थी। एक हरी सिर वाली मक्खी उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रही थी, अपनी मौत की चाहत से पूरी तरह अनजान। मक्खी बाएं दाएं तेजी से उड़ती थी, जैसे किसी जादू के चपेट में हो, और उसे चिढ़ाने के लिए उसकी नाक की नोक पर बैठने की भी कोशिश कर रही थी। एक योद्धा होने के नाते उसने उसे भगा दिया, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि मक्खी कुछ बदली हुई लग रही थी। उसकी उड़ान अनियमित और उसकी गति लगभग अविश्वसनीय। उसने अभी कुछ पल पहले चुपके से उंगली से एक झटका मारा और मक्खी ऐसे बच गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये क्या किस्म का जीव है? जैसे ही वो अपनी ऊर्जा केंद्रित करने वाली थी और उसे खत्म करने वाली थी, एक आनसी आवाज सुनाई दी। मक्खिया अब लाइब्रेरी में पढ़ने आ रही है। कितना अजीब वक्त है जीने का। सबने ऊपर देखा। उसने देखा कि एक जवान सिक्योरिटी गार्ड ढीली वर्दी पहने धीरे धीरे आ रहा है, हाथ में एक टूटा हुआ मग पकड़े हुए। पास मत आना, अलारा ने ठंडे अंदाज में कहा। वो मक्खी तेज है, ये कुछ खास हो सकती है। म्यूटेंट वाला, संभल के रहना। मैंने जैसे कुछ सुना ही नहीं और धीरे धीरे चलता रहा। मेरे दिमाग में सिस्टम पूरी तरह पागल हो रहा था। मैक्सिमम अलर्ट, मैक्सिमम अलर्ट। आगे एक हाई एनर्जी एंटिटी है, रिफ्ट फ्लाई। टारगेट की स्पीड ध्वनि की गति से भी तेज है। ये होस्ट के कमजोर पॉइंट की स्कैनिंग कर रहा है, एक ही वार में मारने की तैयारी में है। मैं अपनी नई विकसित डायनामिक विजन से अपनी आंखें घुमाता हूं। वो फ्लाई जो आरा को बिजली जैसी लगती होगी, मेरे लिए जैसे स्लो मोशन में चल रही हो, बिल्कुल आराम से, जैसे कोई खिड़की के सामने घूम रहा हो। माफ करना, तो मेरी मारने की जगह बंद कर रहे हो। मैं बड़बड़ाता हूं और अल्लार की मेज की ओर बढ़ता हूं। अल्लार की भौहें तनी। वो उस बेखबर गार्ड को डांटने वाली थी, लेकिन अगले ही पल वो ठिठक जाती है। वो देखती है कि मैं आराम से अपना दाहिना हाथ उठाता हूं, तर्जनी और बीच की उंगलियां साथ दबाए, और हवा में एक हल्की सुस्त चाल से झाड़ू मारता हूं, जैसे धूल हटानी हो। एक हल्की सी झनझनाहट सुनाई देती है।
मक्खी पूरी तरह गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं, और बिना रुके मैं वहां से चला जाता हूं, मेरे मग के साथ, बिल्कुल आराम से। वो पूरी तरह अपनी सीट पर जम गई है। उसका दिमाग बार बार उस एक पल को दोहरा रहा है। क्या वो वही मशहूर उंगली तलवार थी? क्या ये वो गार्ड जो रोज काम करते करते सो जाता है, असल में कोई बेमिसाल तलवारबाज है जो सबके सामने छुपा है? तब तक मैं पहले ही शेल्फ के पीछे छिप चुका हूं। डिंग, हिट पक्की, टारगेट रिफली, बधाई हो। होस्ट ने परफेक्ट ईयर मूवमेंट टेक्निक हासिल कर ली है। हवा के 9 कदम। मैं तो लगभग थूक ही गया था। पानी, अभी अभी मैंने एक मक्खी मारी और सिस्टम ने मुझे हवा के 9 कदम दिखा दिए। मेरे दिमाग में अचानक पैर के काम का पूरा ज्ञान बहने लगा। मेरे पैर अपने आप उस रहस्यमय ताल पर हिलने लगे। अगली ही पल मैं इमरजेंसी एग्जिट पर 10 मीटर दूर खड़ा था, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वहां कैसे पहुंच गया। क्या ये टेलीपोर्टेशन है? मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, जहां मैं अभी खड़ा था। जिंदगी दिन दिन और मजेदार होती जा रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आयरन बे के नीचे एक असली संकट चुपचाप पनप रहा है। शहर। डिंग, होस्ट मिला। गरीबी के अभिशप्त होने की समस्या। मिशन जारी। सीवर चूहा राजा को मारो। इनाम 1 लाख। 1 लाख। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरी नजरें तुरंत तेज हो गईं। मैं एक पुरानी लोहे की हुक पकड़ता हूं, जो सालों के इस्तेमाल से चिकनी हो चुकी है। एक कदम में आगे बढ़ता हूं और नीचे अंधेरे भूमिगत दुनिया में पहुंच जाता हूं। ये आयरन बे सिटी के विशाल ड्रेनेज सिस्टम की मुख्य नलियों में से एक है। सीवर होने के बावजूद जगह आश्चर्यजनक रूप से बड़ी है, इतनी चौड़ी कि 2 ट्रक एक साथ गुजर सकते हैं। साइड में गंदा पानी दोनों तरफ तेजी से बह रहा था, और बीच में एक संकरी मेंटेनेंस वाली रास्ता था। 1 लाख, 1 लाख। मैं ये नंबर अपने आप से मंत्र की तरह दोहरा रहा था, ताकि दिल में उठ रही डर और घृणा की छोटी सी आवाज को दबा सकूं। तभी अंधेरे में आगे 2 लाल बत्तियां चमकी। नहीं, बत्तियां नहीं, आंखें थीं। और फिर कई और लाल छोटे छोटे बिंदु पूरे अंधेरे में जगमगाने लगे। साथ ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खरोचने और चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। अपने फोन की धीमी रोशनी में मैं देख पाया, देखो मेरी राह में क्या रुकावट है। चूहे, हर एक बिल्ली जितने बड़े, काले बाल खड़े हुए, पीली चमकती दांत, उनकी लाल आंखें क्रूरता और खून की प्यास से जल रही हैं। वे मेरी इंसानी मौजूदगी की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, धीरे धीरे पास आ रहे हैं। उनकी गले से गड़गड़ाहट निकल रही है। मैं सिहर जाता हूं। भगवान की कसम, ये चीजें कितनी बड़ी हैं। इस विशाल चूहों की टोली का सामना करते हुए मेरे अंदर डर का झटका आता है, लेकिन अगले ही पल मैं अपनी अमर काया और 1 लाख इनाम को याद करता हूं। आखिरकार लालच डर पर भारी पड़ता है। विशाल काले चूहे ने आगे वाला मेरी ध्यान भटकने की हालत समझ गया लगता है। वो अपने पिछले पैरों से जोर से धक्का मारता है और मेरे ऊपर ऐसे टूट पड़ता है जैसे मेरे गले से सीधे काली बिजली की तेज चमक। लेकिन मेरी नज़रों में वो धीमी चाल से बढ़ रहा है। मैं अपनी बॉडी हिलाता तक नहीं, बस एक ही बढ़िया झटके में लोहे की हुक को ऊपर की तरफ फेंक देता हो। एक भारी आवाज के साथ चूहा, जो अभी भी हवा में है, जंग लगे हुक में साफ चुभ जाता है और उस पर ऐसे लटकता है जैसे कोई कबाब। चूहा चीखता है और बेकाबू होकर लड़खड़ाता है, पर हुक का कांटा उसके रीढ़ की हड्डी में फंस चुका होता है। निकलो यार। मैं कलाई घुमाई। चूहा, जो कम से कम 5-6 पाउंड का था, उड़ता हुआ गया। वो दीवार से टकराकर मैला हो गया। इस एक वार ने पूरी टोली को पागल कर दिया। बाकी दर्जनों चूहे काले लहर की तरह टूट पड़े, पूरी तरह बेकाबू। चलो फिर, मैं पीछे नहीं हटता, सीधे आगे बढ़ता हूं। मंद सीवर की रोशनी में लोहे का हुक एक धुंधलाहट जैसा दिखता है। हर वार के बाद चूहा की तेज चीख सुनाई देती है। हर वार एक जान ले लेता है। 5वां, 10वां, 20वां। एक चांदी जैसा चूहा, जो बाकी चूहों से 2 गुना बड़ा था, अचानक चुपचाप झुका हुआ दिखा। मेरे सिर के ऊपर पाइप्स थे जो करारी चोट मारने को तैयार थे। जैसे ही वो चोट पड़ी, मैं सिर भी नहीं उठा पाया। गलती से मैंने हुक
ऊपर की तरफ धकेल दिया और वो सीधे चांदी के चूहे के पेट में लग गया। वो पाइप के साथ कंस्ट्रक्शन पाइप से जुड़ गया। चांदी का चूहा चिल्ला तक नहीं पाया, बस 2 बार हिला। बस। मुबारक हो, खिलाड़ी ने चूहों के नेता को मार दिया। इनाम मिला, फायर आर्म्स की दक्षता। उसी वक्त जो चूहों की भीड़ पहले जंगली थी, अचानक कुछ नया महसूस किया, डर। वो रुक गए और अपने साथी की लाशों को देखने लगे। फर्श पर गिर पड़े, फिर इस खून से लथपथ बंदे की तरफ वापस देखा, जिसकी आंखें अभी भी ठंडे दिमाग से गिनती कर रही थीं, और फिर वे टूट गईं। बची हुई चूहे सब तरफ भाग गए। मत भागो, वो पैसे हैं। मैं घबरा गया और एक हुक लेकर उनके पीछे भागा, लेकिन तभी सीवरेज की सबसे अंधेरी गहराइयों से एक गहरी गरजती हुई दहाड़ निकली, जैसे कोई दानव खुद नरक से चढ़कर आ रहा हो। पूरा जमीन के नीचे का इलाका हिल गया। गंदा पानी उबलने लगा, दीवारों से धूल बरसने लगी। एकदम घुटन भरी बदबू मेरी नाक में घुसी। चेहरे पर चेतावनी, चेतावनी। अल्टीमेट बॉस जाग गया है। एबिसल स्केल बैक वापस आ रहा है। मैं अपनी जगह रुक जाता हूँ, अंधेरे में घूरता हूँ। मैं अपनी एक उंगली उठाता हूँ उस किसी भी बड़े चीज़ की तरफ जो वहाँ छुपा है। मेरी बीच की उंगली। अपना शोर बंद करो। जोर की दहाड़ मुझे प्रभावित नहीं करती। तुम बस एक बड़ा चूहा हो। इतना कहकर मैं अपनी लोहे की हुक उठाता हूँ और सीधे उस बदबूदार हवा में झपटता हूँ। वो विशाल प्राणी जिसे सिस्टम ने एबिसल स्केल बैक कहा था, आखिरकार छाया से बाहर आता है। मेरे हल्की चमक से फ़ोन की रोशनी में मैं उसकी शक्ल पहचान पाता हूँ। ये एक बहुत बड़ा जीव है, लगभग 4 मीटर लंबा, काले हरे रंग के खाल से ढका हुआ, जिस पर कीचड़ और सड़ी हुई पत्तियां लगी हैं। इसका शरीर कुछ हद तक छिपकली जैसा दिखता है, लेकिन उसका सिर भयानक रूप से सूजा हुआ है और उसके नुकीले दांत बाहर की ओर ऐसे निकले हैं जैसे छुरियों का गुच्छा हो। हर सांस के साथ ये पीले रंग की जहरीली गैस छोड़ता है। जितना कुछ भी मैंने देखा है, मेरी आंख अभी भी फड़कती है। ये तो चूहा होना चाहिए था। दुनिया में ऐसा कौन सा चूहा होगा जिसके ऊपर खाल हो? चेतावनी, एबिसल स्केल बैक प्रवेश कर चुका है। पागलपन की हालत। इसके ऊपर के स्केल खाली ड्रैगन के स्केल है। यह 99% भौतिक और जादुई नुकसान से इम्यून है। इसके पंजों में आत्मा फाड़ने की ताकत है। छूना मतलब तुरंत मौत। मैं अपना जंग लगा हुआ लोहे का हुक उठाता हूँ, पीछे हटता नहीं, एक एक कदम आगे बढ़ता हूँ। म्यूटेंट मगरमच्छों साफ तौर पर इस छोटे इंसान के डटकर सामना करने से गुस्से में है। वो एक कान फाड़ देने वाली गर्ज छोड़ता है। उसकी विशाल पूंछ साइड में फेंकी जाती है। उसके पास की कंक्रीट की दीवार टुकड़ों में उड़ जाती है। टुकड़े गोलियों की तरह उड़ते हैं। फिर वो अपना बड़ा मुंह खोलता है, तबाही मचाते हुए, एक बदबूदार गंध के साथ, और मेरे तरफ एक भागती हुई भारी ट्रक की तरह दौड़ता हुआ। हैरानी की बात है कि ये बहुत तेज़ है। मेरी नज़रों में ये ऐसे चलता है जैसे 300 पाउंड का आदमी बैले कर रहा हो। मैं अपना बायां पैर थोड़ा हिलाता हूँ और अपना शरीर अजीब तरह से 45 डिग्री आगे झुकाता हूँ। हुक वैसे नहीं झुकता जैसे कोई आम हथियार करता। इसके बजाय ये सीधे मगरमच्छों के नरम पेट में घुस जाता है और मैं जोर से खींचता हूँ। नीचे गिरो, मैं गरजता हूँ। उस सवाए वॉइड ड्रैगन के कवच की तरह के स्केल्स फट जाते हैं जैसे भीगे हुए टोफू। हुक उसके पेट में गहराई तक घुस जाता है और अटक जाता है, एक पसली। मैं एक हाथ से हुक पकड़ता हूँ, अपना संतुलन नीचे कर लेता हूँ और उस जानवर की अपनी दौड़ती ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरे लगभग 1 टन वजन वाले जीव को हवा में उछाल देता हूँ। वो म्यूटेंट मगरमच्छ हवा में एक शानदार घुमाव बनाता है। हो गया, धड़ाम। इस सीवर का बेजोड़ राजा दीवार से टकराकर मछली मारने जैसा हालत हो जाता है। पूरा अंडरग्राउंड सुरंग हिल जाता है। छत से धूल गिरती है। मगरमच्छ की रीढ़ की हड्डी टकराने पर टूट जाती है। इसके अंग फट जाते हैं। वो एक भी आवाज़ नहीं निकाल पाता, बस बेहोशी में गिर जाता है। जमीन पर गिर पड़ा, कांप रहा था। अब ये बचने वाला नहीं है। मैंने अपने हाथों से जंग झाड़ दी, चला गया उसके पास। उसके सिर पर एक ठोकर मारी, बस इतना ही। बेजार। एक भी वार सह नहीं पाया। एक और ठोकर मारी ताकि पक्का हो जाए कि उसने सांस लेना बंद कर दिया।
सिस्टम में जबरदस्त उत्साह फैल गया। मौत पक्की। अबिसल स्केल बैक गिर चुका है। बधाई हो, होस्ट को मिला है ड्रैगन स्लेयर का खिताब। इनाम दिया गया ड्रैगन एलिफेंट पावर। अब होस्ट की ताकत हर सांस के साथ बढ़ेगी। एक लहर सी गर्मी मेरे शरीर में दौड़ गई, और भी मुझे साफ महसूस हो रहा है कि मैं पहले से काफ़ी मजबूत हूँ। ड्रैगन हाथी की ताकत बुरा नहीं, इससे किताबों की गाड़ियाँ खींचना बहुत आसान हो जाएगा। बिना ज़्यादा सोचे मैं हल्का सा गाना गुनगुनाता हूँ और मगरमच्छ को कूड़े के थैले की तरफ बाहर की तरफ खींचता हूँ। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, पत्नी बिठाने और आराम से जीने के लिए काफ़ी है। छाँव में एक जोड़ी आंखें चुपचाप मुझे देख रही हैं। अगले दिन मैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं काम पर पहुंच जाता हूँ। मैं लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ा हूँ, अपने टूटे हुए एनामेल मग के साथ। लेकिन आज के आगंतुक कुछ तनाव में लग रहे हैं। कई लग्जरी कारें पार्क की हुई हैं। लाइब्रेरी के बाहर काले सूट और धूप के चश्मे पहने बॉडीगार्ड सीढ़ियों पर खड़े थे, जिनसे साफ साफ एक धमकी वाली एनर्जी आ रही थी। अब क्या चल रहा है? कौन बड़ा शख्स आ रहा है यहाँ निरीक्षण करने? मैं चाय की एक घूंट लेता हूँ और सोचने लगता हूँ। तभी अंदर से एक घमंडी आवाज़ गूंजती है, अरे तू जो दरवाज़ा संभाले हुए है, यहाँ आ ज़रा। मैं मुड़कर देखता हूँ तो सामने डेस्क पर एक जवान लड़का खड़ा है, डिज़ाइनर सूट पहना हुआ, बाल पीछे कंघी किए हुए, और उंगली से मुझे इशारा कर रहा है जैसे पूरा जगह उसका हो। ब्लैक, दूसरे बेटे का, आयरन बे के क्रेन परिवार का छोरा, पूरा पढ़ा लिखा अमीर घर का लड्डू। सुनने में आया है कि इसमें कुछ टैलेंट भी है। अभी अभी मिडिल लेवल के खिलाड़ी बना है। दिन भर अपने परिवार के नाम का रौब जमाए रहता है। मैं पहले ऐसे लोगों से दूर ही रहता था, झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, पर अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। ब्लैक के झल्लाए हुए चेहरे को देखकर मैं सीधे उसके पास गया। स्वागत है साहब, आज कैसे मदद करूं? किताब उधार लेनी है। कार्ड टैप करो। टॉयलेट बाहर है। दरवाजे से बाहर निकलो, फिर बाएं मुड़ो। ऐसा मत कहो, ब्लैक चिल्लाया और मेज़ पर जोर से हाथ पटक दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है? सुना है कि वो हाल ही में हर दिन यहाँ आती है। क्या वो मुझसे छुप रही है? तो वो लड़की के पीछे भागने यहाँ आया है। मैं अपनी आंखें घुमाता हूँ। माफ़ करना, लाइब्रेरी की पॉलिसी है, हम विजिटर्स की जानकारी नहीं देते। ये जगह शांत जोन है। अपनी आवाज़ धीमी करो। ब्लैक मुझे ऐसे देखता है जैसे मैंने कोई मजाक सुना दिया हो। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल जाती है। नियम, आयरन बेस सिटी में जो मैं कहता हूँ वही नियम होता है। जैसे ही वो बोलता है, एक सामान्य योद्ध की आभा उससे निकलती है और आसपास के लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। ओह नो, ब्लैक आ गया। कुछ शुरू करने वाला हूँ। वो गार्ड तो अब खत्म हो गया, उसके पैर टूटने वाले हैं, लेकिन मैं जो इस तूफान के बीच में खड़ा हूँ, एक पल भी नहीं झपकता। ब्लेक ये बात गहराई तक महसूस करता है। कब कभी क्रेन परिवार के दूसरे बेटे को कोई गार्ड नज़रअंदाज कर पाया है? तो मर गए। ब्लेक गुर्राता है। वो सीधे मेरा मुंह पर मुक्का मारता है। मैं बचता नहीं। इसके बजाय अपनी भरोसेमंद लाल प्लास्टिक की मक्खी मारने वाली रैकेट बेल्ट से निकालता हूँ। थप्पड़, इतनी तेज आवाज़ कि पूरा हॉल गूंज उठा। उसके बाएं गाल पर एक ताज़ा लाल निशान, जालीदार निशान फूलों की तरह फूट रहे थे। मक्खी मारने वाली चपड़ से एक प्रेम पत्र। तुम। ब्लेक अपना चेहरा छुपाता है और मुझे अविश्वास से देखता है। कम नुकसान, ज्यादा नीचा दिखाना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ब्लेक पूरी तरह पागल हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसकी पूरी बॉडी से ऊर्जा फूट रही है। वो अपनी कमर से एक खंजर निकालता है और बिना हिचकिचाए सीधे मेरे दिल पर वार करता है। संभल जाओ। दूसरी मंजिल की रेलिंग पर, जो अभी अभी आई है, वो सारी घटना देखती है। वो चिल्लाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज़ गले में अटक जाती है। वो देखती है कि मेरा कलाई कैसे झटकता है। मेरे हाथ में मच्छर मारने वाली पट्टी अचानक लाल धुंधली सी दिखने लगी। तेज तेज तड़क तड़क की आवाज़ें हवा में गूंजने लगीं। ब्लेक की नज़र सिर्फ लाल ग्रिड पैटर्न की दीवार पर टिकी थी, जब एक ही पल में उसके चेहरे, हाथों और शरीर पर 12 से ज़्यादा वार लगे। छुरा फर्श पर गड़गड़ाया। ब्लेक घूमने लगा जैसे कोई घूमता हुआ खिलौना हो। 3 पूरे घुमाव लगाए, फिर उसके पैर थक गए और वो मेरे सामने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। ब्लेक आंसू बहा रहा था, दर्द से नहीं बल्कि जख्मी अहंकार से। मैं अपनी मच्छर मारने वाली पट्टी से काल्पनिक धूल उड़ाता हूँ। मच्छर मारने की रैकेट उठाकर उसे किनारे रखता हूँ
अपनी मग उठाता हूं और हॉल में हर किसी की अद्भुत सम्मानजनक नज़र के नीचे अपने पोस्ट की तरफ धीरे धीरे चलता हूं। लेकिन जब ब्लेक को उसके बॉडीगार्ड्स मदद करते हुए बाहर ले जा रहे होते हैं, वो मुझ पर गुस्से से भरी नज़रें जमाए हुए होता है। ठीक है, तुमने सच में मुझे चोट पहुंचाई है। बस इंतज़ार करो, मैं देखूंगा तुम कैसे मरते हो। अगली सुबह 9 बजे आयरन बे सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में आयरन बे मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज का भव्य उद्घाटन होता है, जो हर 3 साल में होता है। और यह सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट्स की एक बैठक नहीं है, ये एक युद्ध भूमि है जहां बड़े बड़े जातियां अपनी अपनी टेरिटरीज बांटती हैं और रिसोर्सेज के लिए लड़ती हैं। मैं लाइब्रेरी के एग्जीबिशन बूथ के सामने अपनी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में खड़ा हूँ, उस आदमी का चेहरा लिए जिसके पास जीने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। कल डायरेक्टर ने अचानक मुझे ओवरटाइम के लिए बुलाया था। बताया था कि ऑर्डर बनाए रखना है, लेकिन असल में बस डिब्बे उठवाने के लिए था। लाइब्रेरी डायरेक्टर, जो एक गंजेपन की तरफ बढ़ते मध्यम आयु के आदमी है, पसीने से तर और राहगीरों को आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन एक भी गुजरने वाला योद्धा उनकी तरफ भी नहीं देखता। एक ऐसी दुनिया में जो ताकत की पूजा करती है, उसका नियम है, सरल बात है, बड़े हाथ ही कायदे बनाते हैं। कोई भी सूखी थ्योरी वाली किताबें पढ़ना पसंद नहीं करता। केविन, सपना छोड़ो, जाओ बुफे एरिया से पानी ले आओ। जैसे ही मैंने बुफे एरिया सुना, मैं तुरंत होश में आ गया। यही एक और वजह थी कि मैंने ये ओवरटाइम करने को माना, क्योंकि अफवाह थी कि आज के बुफे में 5 स्टार होटल का ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर अनलिमिटेड मिलेगा। मैं अपनी प्लेट में इतना खाना भरता हूँ कि एक छोटा पहाड़ बन जाए, एक कोना ढूंढता हूँ और आराम से खा जाता हूँ। वहीं वीआईपी सेक्शन में अलारा बेहतरीन पॉस्चर के साथ बैठी है। उसके चारों तरफ एक युवा मंडली घेरी हुई है, प्रसिद्ध परिवारों के आदमी, हर कोई एक दूसरे को चापलूसी में पीछे छोड़ने की कोशिश में। अरा, क्रेन परिवार के पास इस इवेंट के लिए एक दमदार चाल है, ब्लेक कहता है। अभी भी चेहरा पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, धूप के चश्मे से सूजन छुपा रहा था, लेकिन उसकी पोंछ हिलाने की आदत वैसी की वैसी थी। सब उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे। उसका नज़र भीड़ में कहीं कुछ खास ढूंढ रही थी। फिर उसकी आंखें चमक उठी। उसने मुझे देख लिया, जो कोने में बैठा था और मछली मांस का जमकर लुत्फ उठा रहा था। सीनियर सच में आ गया था। ब्लेक उसकी नज़र का पीछा करता है और मुझे भी ढूंढ लेता है। यार, ये कैसे हो गया? यहाँ गार्ड कैसे घुस सकता है? पुरानी रंजिशें और ताज़ा गुस्सा एक साथ उसके दिल में उमड़ने लगे। अलारा, उस घटिया इंसान पर अपनी नज़रें मत गवाओ। कोई दरवाज़ा खोलने वाला मुफ्त खा पीने वाला है। ये पूरी महफिल के लिए शर्म की बात है। मैं उसे बाहर कर दूंगा, हिम्मत मत करना। अलारा जोर से उस तरफ मुड़ती है। उसकी नज़रें तेज और ठंडी है। ब्लैक, अगर तुमने उसे छुआ तो मुझसे दया की उम्मीद मत रखना। ब्लैक ठिठक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अलारा उसके खिलाफ हो गई है मेरे लिए। वो ठंडी हंसी छोड़ता है और कुछ लोगों की तरफ घूरता है। कमरे के दूसरी तरफ नौकर खड़े थे। लाइब्रेरी बूथ पर डायरेक्टर बुरी तरह परेशान था। सुबह से एक भी किताब नहीं बिकी। तभी कुछ भारी भरकम आदमी ट्रेनिंग के कपड़े पहने वहां आए। सामने वाला गंजा था और उसका चेहरा भद्दे मांस से भरा था। अरे बूढ़े आदमी! गंजे ने डिस्प्ले टेबल पर लात मारी और किताबें जमीन पर गिर गईं। हम ये जगह ले रहे हैं, अपनी बेकार किताबें उठाओ और यहां से हटो। डायरेक्टर चौंक गया। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ये जगह हमें दी है, तुम इसे सिर्फ नहीं ले सकते, उसने कहा। गंजा वाला घमंड से थूकता है। अब बड़े मुंह वाले ही नियम बनाते हैं। समझदार बनो और हटो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी किताबों के साथ निकाल देंगे। तुम सब गुंडे हो। डायरेक्टर गुस्से से कांपने लगता है। गंजे वाला उसे जोर से थप्पड़ मारता है। डायरेक्टर के चश्मे उड़ जाते हैं। अपनी हिम्मत मत आजमाओ, बूढ़े। तुम जानते हो मैं किसके साथ हूं? आयरन फिस्ट सोसाइटी के। ये हंगामा देखते ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये लाइब्रेरी वाले सच में गलत दुश्मन चुन बैठे, वो भी आयरन फिस्ट सोसाइटी को। हाँ, लगता है आज किसी को चोट लगेगी। एक कदम आगे बढ़ते ही गंजा आदमी और भी ज्यादा निडर हो जाता है।
उसके हाथ तोड़ दो। भारी कदकाठी वाले आदमी एक साथ उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। मुक्के और लातें बरसने लगती हैं। डायरेक्टर अपनी आंखें तान के बंद कर लेता है और निराशा में खुद को संभालता है। लेकिन जो दर्द उसे होना था वो कभी आता ही नहीं। इसके बजाय उसके चारों ओर एक अजीब सी आवाज गूंजती है। डायरेक्टर ने एक आंख खोलकर देखा तो सामने एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था। मैं वही खड़ा था, हाथ में एक थाली लिए जिसमें ढेर सारा खाना था। आधा लॉबस्टर मेरे मुंह से लटक रहा था और दाहिने हाथ में एक जोड़ी सशीमी स्टेशन से डिस्पोजेबल बांस की चॉपस्टिक्स। भारी कद के आदमी अभी भी अपनी झूलती मुद्राओं में जमे हुए हैं, लेकिन हर एक की कलाई से आधा चॉपस्टिक बाहर निकला हुआ है। खून बेधड़क बह रहा है। अभी अचानक सारे चीखें एक साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज होकर निकलती है। मेरा हाथ छेद गया है। क्या? ये किसने किया? लोग अपनी कलाई पकड़कर दर्द से जमीन पर लौट रहे हैं। यहां तक कि गंजे वाला भी हैरान है। उसने बस एक चमक देखी और अचानक उसके सारे आदमी काम से बाहर हो गए। तुम कौन हो? सच में जानना चाहता हूं। लोहे की मुट्ठी वाली गैंग के काम में अपनी नाक खुसाने का मूड है। मौत मनवानी है क्या? वो गंजा दहाड़ता है। सिर्फ दिखावा है, कोई दम नहीं। मैं उसे देखता हूं, अपना हाथ प्लेट में डालता हूं और एक नया चॉपस्टिक उठाता हूं। उसे टेबल पर थपथपाता हूं ताकि उसकी टुकड़ियां उतर जाएं। मैं तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड हूं। वो गंजा उस आम से चॉपस्टिक को घूरता है और किसी वजह से उसकी गर्दन के पीछे की हर एक रौंगट खड़ी हो जाती है। लेकिन वो अंडरवर्ल्ड का आदमी है। इतने सारे नजरें उस पर टिकी है, अब झुकना मतलब सब खत्म। वो एक सिक्योरिटी गार्ड मर गया। उसने कमर से एक भारी कुल्हाड़ी झटके से निकाल ली, पूरी ताकत से मेरी तरफ सिर पर वार करने लगा। साफ था कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बार सांस भरता हूं और चॉपस्टिक को ऊपर की तरफ झटकाता हूं। नंगे सिरे वाले को ऐसा लगा जैसे उसकी ब्लेड किसी ठोस पत्थर से टकराई हो। उसकी पकड़ वहीं टूट गई। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर छत में धंस गई। मेरी चॉपस्टिक रुकी नहीं। वो आगे बढ़ती हुई उसके गले को हल्के से छू गई, लेकिन नंगे सिरे वाला पीछे की ओर उड़ गया, जैसे कोई हाई स्पीड ट्रेन टकरा गई हो। वो हवा में 10 मीटर से ज्यादा उछलते हुए निकल गया। वो पड़ोसी की दुकान में घुस गया जहां वो चमत्कारी दवाइयां बेच रहे थे और उनकी बैनर में उलझ गया जिस पर लिखा था पुराना पारिवारिक फार्मूला। मैं बचा हुआ नौकर की तरफ मुड़ा जो सब साफ डर गए थे और एकदम सधे हुए अंदाज में बोला, मेरी लॉबस्टर गिरा दी तुमने। 500 रुपये हर एक, पैसे दो और फिर निकलो। नौकरों ने कुछ नहीं कहा। वो कांपते हुए अपनी जेबें खाली करने लगे। फिर उन्होंने उस गंजे आदमी को खींचा और भाग खड़े हुए। उनकी जान इसी पर टिकी थी। 2300। कमाल है, ये लोग तो दाढ़ी वाले थे। मैं पैसे अपनी जेब में संतुष्ट मुस्कान के साथ भरता हूं। मैं उस शेल शॉप डायरेक्टर को वापस खड़ा होने में मदद करता हूं। सब ठीक है डायरेक्टर? जब तक किताबें ठीक हैं, वो कांपते हुए कहता है। केविन, तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है? अरे बस मजाक कर रहा हूं, मैं हाथ हिलाते हुए कहता हूं। उसी वक्त दरवाजे पर हड़कंप मच जाता है। काले मार्शल यूनिफॉर्म में कुछ लोग ठंडे और दुश्मन जैसे मूड के साथ अंदर आते हैं। सबसे आगे एक कंगाल और बूढ़ा आदमी होता है जो सांप के सिर को पकड़कर चलता है। स्टाफ, जिसने भी मेरी आयरन फिस्ट सोसाइटी के सदस्यों पर हाथ उठाया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? भीड़ के चेहरे पर रंग तक नहीं रहा। वो विक्टर है, आयरन फिस्ट सोसाइटी का ग्रैंड एल्डर, खुद जहरीली हथेली वाला। अब हम खत्म हो गए। वो सच में एक पीक स्पिरिट सोर्स मास्टर है। पैर पहले ही ग्रैंड मास्टर के इलाके में पड़ चुका है। वो बूढ़ा राक्षस। मैं ये सब सुन रहा था, अपनी चॉपस्टिक की तरफ देखा और उस पर उंगली करके बोला, बूढ़े, तुम यहाँ पैसे देने आए हो या पिटाई लेने? हिम्मत वाले शब्द है जवान। 50 साल इस दुनिया में तराशने के बाद भी किसी ने कभी मुझ पर चॉपस्टिक नहीं उठाई। विक्टर की धुंधली आंखें मेरी आंखों से टकराती है। इसका मतलब है कि तुम यहाँ लंबे समय से नहीं आए हो। हमारी कैंटीन में खाने वाली लड़कियां अपनी चॉपस्टिक्स ऐसे हिलाती है जैसे पूरी दुनिया उनकी हो, और उनके हाथ तुम्हारे से कहीं ज्यादा कांपते हैं। नादान। विक्टर का गुस्सा फूट पड़ता है। उसके चौड़े आस्तीनों से एक गाढ़ा गहरा हरा धुआं निकलता है और 10 मीटर के दायरे में फैल जाता है। जहां भी ये धुआं जाता है, लाल कालीन तुरंत काला होकर सड़ने लगता है
और हवा में खुद ही एक जली हुई सी फिसफिसाहट सुनाई देती है। दर्शक डर के मारे सफ़ेद पड़ जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। पीछे की तरफ हड्डी सड़ने की बू आ रही है। भागो, एक सांस और तुम खून में घुल जाओगे। हे भगवान, विक्टर पागल हो गया है। वो कत्लेआम शुरू करने वाला है, लेकिन मैं तो इसके बिल्कुल बीच में खड़ा हूं। बस नाक सिकोड़ो। ये कौन सी बदबू है? क्या तुमने दोपहर में चाय के पकौड़े खाए थे और दांत साफ करना भूल गए? मैं एक हाथ से अपनी नाक पकड़ता हूं और अपनी पिछली जेब से प्लास्टिक का तह करने वाला पंखा निकालता हूं। गर्मियों की गश्त का स्टैंडर्ड सामान। मैं कलाई को झटके से मोड़ता हूं और पंखा खुल जाता है। फिर जैसे कोई मक्खी चबाने वाला हो, मैं धीरे धीरे पंखा घुमाता हूं। गहरा हरा धुंध, एक आम सा फैन। वो धुंध जो जोर से आगे बढ़ रही थी अचानक रुक जाती है, जैसे उसे अपना दुश्मन मिल गया हो। फिर वापस मुड़ जाती है। पूरा बादल लपेटता हुआ एक बड़ा सा हाथ बन जाता है और विक्टर के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारता है। विक्टर की आंखें ऑलमोस्ट फूटने वाली थीं। नामुमकिन, ये तो कोई धोखा होना चाहिए। वो बात पूरी नहीं करता। उसकी अपनी जहरीली धुंध सीधे उसके चेहरे पर लग जाती है। विक्टर की गला आग की तरह जलने लगता है और उसका चेहरा एक बीमार तरह के हरे रंग में बदल जाता है। देखो, मैंने कहा था कि वो चीज़ कितनी घिनौनी थी। विक्टर जोर से एक खतरनाक हंसी निकालता है और अपने सांप के सिर वाले छड़ी को जमीन में गाड़ देता है। छड़ी फट जाती है। दो चमकदार लाल सांप, जिनके सिर पर मुकुट जैसा हिस्सा होता है, बिजली की तरह बाहर निकलते हैं। यही है विक्टर का असली ताश का पत्ता, जुड़वाऊं ज्वाला विषधारी सांप। ये कोई आम सांप नहीं है। उसने इन्हें 30 सालों से अपनी जान की ऊर्जा खिलाई है, जिससे ये आम से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गए हैं। जाके मार डालो उसे, विक्टर गरजता है। दोनों लाल सांप हवा में अजीब घुमाव बनाते हुए निकलते हैं, एक दोनों तरफ। दोनों निशाना साधते हैं, मेरे गर्दन की नसों की सीधी रेखा में। मैं उन दो लाल नूडल्स को देखता हूं जो मेरी तरफ उड़ रहे हैं, और एक पल के लिए जम सा जाता हूं। वे सिर्फ ईल्स हैं, वो तवे पर भुने हुए। मैं आराम से अपना बायां हाथ उठाता हूं। जो डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स मैंने अभी तक नीचे नहीं रखे थे, वो ठीक उन दोनों सांपों के कमज़ोर हिस्से पर बंद हो जाते हैं। दोनों सांप जोर से लड़खड़ाते हैं। उनकी पूंछें तेज आवाज़ करते हुए फड़फड़ाती हैं, जबड़े काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन कमज़ोर दिखने वाले बांस के चॉपस्टिक्स के नीचे वे जैसे पक्के जकड़े हुए हो। विक्टर पूरी तरह हैरान है। उसके प्रिय साथी, जो स्टील तक काट सकते हैं, वो दो मचलती हुई मछलियों की तरह चॉपस्टिक से लटक रहे हैं। छोड़ दो इन्हें, विक्टर चिल्लाता है। उसकी आवाज़ हताशा से फटी हुई है। मैं पूरी गंभीरता से अपने चॉपस्टिक्स पर लगी सांपों को देखता हूं। बूढ़े आदमी, तुम्हारा ईल सही से पाला नहीं। इनमें मांस भी बहुत कम है। एक हाथ से चॉपस्टिक्स चनाते हुए मैं दो अभी भी लड़खड़ाते हुए सांपों को आपस में उलझाकर गांठ बांध देता हूं, जैसे कोई जादू दिखा रहा हो। फिर पूरे को एक साफ सुथरी लाल आकृति में ढाल देता हूं। धनुष, तुम्हारे लिए एक तोहफा। मैं अपनी कलाई झटके दो खतरनाक सांपों से बनी धनुष फिर से विक्टर की ओर उछली और उसकी बाहों में बिल्कुल सही तरीके से गिर गई। विक्टर अपने कीमती सांपों को पकड़ने की कोशिश करता है, उन्हें घूरता है, सिर हिलाता है, आंखें उधर उधर घुमाता है, जीभ बाहर निकालता है और आखिरकार खुद को रोक नहीं पाता। वो खून की मूंछ निकालता है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, वो गरजता है। उसकी पूरी ताकत जोर से उसके शरीर में वापस दौड़ती है। उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। उसकी त्वचा डरावने काले नीले रंग की हो जाती है। वो खुद को नष्ट करने वाला है। भीड़ डर के मारे चीख उठती है। एक आत्मा स्रोत मास्टर की आत्मविनाश की ताकत एक छोटे मिसाइल जैसी होती है। विक्टर के फटने से ठीक पहले मैं भौहें तान लेता हूं। मैं अचानक आगे बढ़ता हूं और विक्टर के सूजे हुए पेट में जोर से लात मारता हूं। बाहर निकलो। विक्टर ऐसे मारा जाता है जैसे एक पूरी तरह लदी एक्सप्रेस ट्रेन सीधे उसके ऊपर से गुजर गई हो। उसके अंदर जमा क्रोधित ऊर्जा उस एक वार की ताकत से फट जाती है। वो एक भारी आवाज छोड़ता है और एक बैंगनी उल्का की तरह आसमान में गायब हो जाता है। मैं भीड़ की तरफ एक नज़र मारता हूं और जल्दी से निकलने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैंने 2 कदम भी नहीं चले थे कि कोई मेरी राह में आकर अपना कॉन्टैक्ट कोड दिखाने लगती है।
क्या तुम मुझे याद करती हो? क्या हम कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं? मैं कोड को देखता हूँ, फिर उसकी आंखों में उम्मीद भरी नज़र को। मैं अपनी सेकेंड हैंड फ़ोन निकालता हूँ, जिसकी स्क्रीन 3 जगह से टूटी हुई है। ठीक है, लेकिन एक बात बता दूँ, मैं व्यस्त आदमी हूँ, फालतू बातें नहीं करता। अगर तुम मुझसे बिजनेस की बात करना चाहती हो, जैसे कि तिलचट्टों से छुटकारा या नाली की मरम्मत, तो इसके लिए फीस लगेगी। बस इतना ही। जैसे उसने कोई दबाया हुआ खजाना ढूंढ लिया हो। बिल्कुल, तुम्हारे टाइम के हिसाब से। मैं ध्यान रखूंगा कि सलाह की फीस पूरी तरह से संतोषजनक हो। आयरन बे सिटी के क्रैन परिवार के विला के दिखा कमरे में माहौल तनाव से भरा हुआ है। ब्लेक जमीन पर घुटनों के बल बैठा है। उसके पास विक्टर पड़ा है, जिसकी हर हड्डी टूटी हुई है और इलाज चल रहा है। कमरे के सिर पर एक मध्य आयु का आदमी बैठा है, जिसकी मौजूदगी से खामोशी में भी डर महसूस होता है। ड्रेक, क्रैन परिवार का मुखिया, एक असली ग्रैंड मास्टर। तुम कह रहे हो कि सिक्योरिटी गार्ड ने वो जहरीली धुंध फैलाई, कागज़ की पंखी लेकर वापस आया, ट्विन फ्लेम वाइपर्स को चॉपस्टिक से गांठ बांध दिया, फिर तुम्हें आसमान की तरफ ठोकर मार दी। ड्रेक की आवाज़ बिल्कुल शांत थी, लेकिन कमरे में हर कोई उस आवाज़ के नीचे छिपी आग को सुन सकता था। हाँ, मेरे मालिक, विक्टर कमज़ोर आवाज़ में बोला। वो आदमी बिल्कुल अलग ही है। उसकी लड़ाई की स्टाइल में कोई ढांचा नहीं है। सब गली के गुंडों जैसी हरकतें, लेकिन उसके पीछे की ताकत डरावनी है। ड्रेक ने ठंडी हंसी छोड़ी। उसके हाथ की चाय का कप धूल में बदल गया। कोई भी हो, जब तुमने क्रैन परिवार को पार कर लिया तो तुम्हें सांस लेने की इजाज़त नहीं मिलती। ड्रेक की आंखों में ठंडी और पक्की ठान दिखी। उसने एक सैटेलाइट फ़ोन निकाला और एक एन्क्रिप्टेड नंबर डायल किया। शैडो गिल्ड, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। इनाम 100 मिलियन। टारगेट केविन, आयरन बे सिटी पब्लिक लाइब्रेरी का सिक्योरिटी गार्ड। जैसे ही वो 100 मिलियन का इनाम घोषित होता है, पूरा अंडरवर्ल्ड हिल जाता है। एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 मिलियन, ये तो जैसे मुफ्त पैसे हो। यही हर उस हत्यारे का पहला ख्याल होता है जो ये पोस्टिंग देखता है। लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अगले दिन मैं अपनी रोज़ की तरह काम पर पहुंचता हूं, लेकिन तब तक कम से कम 20 टॉप क्लास के हत्यारे पहले ही लाइब्रेरी में घुस चुके हैं। ये सब पढ़ने वाले, सफाई वाले, यहाँ तक कि डिलीवरी वाले बन के छुपे हैं। पूरे बिल्डिंग के हर कोने में बिखरे हुए हैं। उन्होंने ऐसा जाल बिछा रखा है कि कहीं से बच निकलना नामुमकिन है। टारगेट लॉबी में दाखिल हो चुका है। टीम ए, पढ़ने वाले की शक्ल बनाए रखो, ध्यान भटकाने की तैयारी करो। टीम बी, हंगामे के बीच नज़दीक से हमला करने को तैयार रहो। टीम सी, बिल्डिंग के बाहर के रास्ते बंद कर दो, कोई भी भाग ना सके। मिशन कमांडर की ठंडी आवाज़ उनके ईयरपीस में गूंजती है। इस ऑपरेशन का कमांडर फैंटम है, जो असैसिन्स की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है। वो अभी सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बनकर बैठा है, चश्मा लगाए, लॉबी के सोफे पर अखबार पढ़ रहा है। माहौल में मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। मैं गर्म पानी लेने स्टेशन की ओर बढ़ा, अपनी मद भरने के लिए तैयार था एक और बेमतलब दिन बिताने को। लेकिन जैसे ही मैं उस बूढ़े आदमी के पास से गुजरा, सिस्टम ने अचानक चेतावनी दी। डिंग, वार्निंग, छद्मवेश कीड़े की पहचान हुई। टारगेट स्टिक कीड़ा इंसान वेरिएंट। ये कीड़ा छुपने में माहिर है। ये ऐसा लग रहा है कि दया भरा बूढ़ा आदमी, लेकिन उसके शरीर के अंदर जहर लगी चाकू छिपी हुई है। मैं रुकता हूँ और उस आदमी को देखता हूँ जो अपना अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा है। उसके शरीर की हर मांसपेशी तनी हुई है। सर, आपका अखबार उल्टा है। फैंटम ठिठक जाता है। वो इतना ध्यान लगा चुका था कि सच में उसे पता ही नहीं चला कि अखबार उल्टा है। हाँ हाँ, तेज नज़र है जवान आदमी। फैंटम ऑकवर्ड हंसी के साथ कहता है और धीरे से अपना हाथ अपनी आस्तीन में छुपे जहर वाली तीर की तरफ बढ़ाता है। मैं सिर हिलाता हूँ, फिर एक तेज चाल में उसका कलाई पकड़ लेता हूँ। आंखें तो ठीक हैं, लेकिन मेरी नाक उनसे भी तेज है। तुम्हारे ऊपर से जो मारने वाली नीयत निकल रही है, वो बहुत ज़्यादा है। फैंटम का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वो छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मेरी पकड़ लोहे की कलाई की तरह उसकी नस पर टिकी होती है। अंदर बढ़ो, हम पकड़े रहे। फैंटम अपना दिखावा छोड़कर चिल्लाने लगता है। शांत लॉबी एकदम हंगामे में बदल जाती है। चारों तरफ के रीडर्स अपनी छुपाई हुई शक्लें उतारकर किताबों के पन्नों के बीच से छुरियां, बंदूकें और तीर कमान निकालते हैं। फर्श पोंछ रही सफाई वाली औरत भी
अंदर से एक लंबा तलवार निकालती है, मॉप का हैंडल। यहाँ तक कि दरवाजे पर खड़ा डिलीवरी वाला भी अपने थर्मल बॉक्स से एक कॉम्पैक्ट सब मशीन गन निकालता है। उसे मार डालो, इनाम हम बांटेंगे। 20 से ज़्यादा एलिट हथियारे दहाड़ते हुए मेरी तरफ भाग रहे हैं। असली लाइब्रेरी वाले लोग चिल्लाते हुए चारों तरफ बिखर गए, सिर पकड़कर। पता था मुझे, गर्मी आई कि ये जगह पूरी तरह से कीड़ों से भर जाती है। जहां मैं खड़ा हूं, ये कोई हथियारे का हमला नहीं है, बस एक झुंड म्यूटेंट कीड़े हैं जो खुद को मेरी तरफ फेंक रहे हैं, जैसे खुदकुशी करने वाले। चेतावनी, कीड़ों के घोंसले पर हमला डिटेक्टेड। कुल 23 है। प्रजाति मिश्रित हाइब्रिड कीटों का मिक्स। लाइब्रेरी की सफाई के लिए पूरे इलाके में कीटनाशक छिड़काव जरूरी है। मैं अपनी टूटी हुई एनामल की मग की तरफ देखता हूँ, जिसमें अभी अभी 100 डिग्री पर उबलता हुआ पानी भरा है। पूरे इलाके में कीटनाशक छिड़काव है ना? ठीक है, फिर आप सबको सुबह की चाय पिलाता हूँ। मैं अपनी कलाई घुमाता हूँ। एक कप जलता हुआ पानी हवा में फूल की पंखुड़ियों की तरह फैल जाता है। ये कोई आम पानी नहीं है, ये एक हाई टेम्परेचर वाला तरल बम है जिसमें आग का तड़का है, कंट्रोल और आत्मा की ऊर्जा। हर एक बूंद जैसे ही मग से निकलती है, वो एक जलती हुई गोली बन जाती है। 5-6 हथियारे जो सामने दौड़ रहे थे, उन्हें तुरंत उबलते पानी की बारिश सीधे चेहरे पर लग जाती है। मेरी आंखें, मेरा चेहरा, क्या ये लावा है? हथियारे चिल्लाते हुए गिर पड़ते हैं, अपने चेहरे खुजलाते हुए। लेकिन हम अभी खत्म नहीं हुए। मैं खाली मग फेंकता हूँ और अपनी जंग में पक्की लाल प्लास्टिक की मक्खी मारने वाली रैकेट बेल्ट से निकालता हूँ। मैंने पहले भी कहा है, लाइब्रेरी में कोई शोर नहीं। ठप। एक हथियारा जो बंदूक पकड़ने की कोशिश करता है, उसे कलाई पर जोर से थप्पड़ मारता हूँ। बंदूक उड़ जाती है और कलाई की हड्डियां टूट जाती हैं। अगले 2 मिनट तक लाइब्रेरी का लॉबी मेरा पालतू कीड़े मकोड़े मारने का शो बन जाता है। मैं भीड़ में भूत की तरह घूमता हूँ, झटका, काट, झाड़ू मार, लेकिन पूरी ताकत के साथ। ये 2 रुपए का प्लास्टिक स्वेटर किसी भी दैवीय हथियार से ज्यादा जोर से मारता है। हर हत्यारे के चेहरे पर एक चमकीला लाल ग्रिड छप जाता है, फिर वो हवा में घूमते हुए उड़ जाते हैं। कुछ झूमर से लटक जाते हैं, कुछ किताबों की अलमारियों में फंस जाते हैं। आखिरी में जो बचता है वो है फैंटम, खुद जिसने ये सब शुरू किया था। अब तक फैंटम डर के मारे फर्श पर गिर चुका है। उसका विग गिर गया है और अब उसकी पूरी तरह से गंजा सिर दिख रहा है। वो फर्श पर पड़े अपने कराहते हुए साथियों को घूर रहा है। तुम क्या हो, इंसान या भूत? मैं उसके पास जाकर नीचे झुकता हूँ। मैंने कहा था कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। क्योंकि तुम बुजुर्ग लोग हो, इसलिए मारपीट में तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं फर्श पर टूटी हुई फर्नीचर और बिखरे हुए फूलदान की ओर इशारा करता हूँ। इस सब का भुगतान तुम्हें करना होगा। मैं पैसे दूंगा, सब कुछ मैं ही भर दूंगा। फैंटम रो पड़ा और एक काली कार्ड निकाली। इस खाते में 50 मिलियन है, क्या ये काफी होगा? 50 मिलियन? मेरी आंखें चमक उठीं। बिना देर किए मैंने कार्ड अपनी जेब में डाल लिया। जैसे ही मैं इन्हें बाहर फेंकने ही वाला था, एक तेज एयर रेड सायरन की आवाज गूंज उठी, जो तुरंत ही बे सिटी के हर कोने तक पहुंच गई। लाइब्रेरी का इंटरकॉम बंद हो गया और उसकी जगह एक महिला की आवाज आई, जो बेचैन और तेज थी। इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट, बे सिटी। यहाँ टॉप लेवल रेड अलर्ट लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले पश्चिमी इलाके के ऊपर 10 किलोमीटर से भी चौड़ा एक डायमेंशनल रिफ्ट फट गया। ये कोई ड्रिल नहीं है, ये कोई ड्रिल नहीं है, ज्वार आ गया है। लाइब्रेरी की खिड़कियों के बाहर साफ आसमान गहरा खून जैसा लाल हो गया है। अनगिनत काले कण रिफ्ट से टिड्डियों की तरह बाहर निकल रहे हैं और आसमान को ढक रहे हैं। इस बार ये सिस्टम एरर नहीं है और ये मेरी कल्पना भी नहीं है। अब खत्म हो गया। ये ज्वार है, असली ज्वार। भागो, शहर खो चुका है। मेरे आसपास अराजकता फैल गई है। मैं अकेला हूं, जो आराम से फर्श से छत तक वाली खिड़की की तरफ चलता है। डिंग। बड़ा पैमाने पर इकोलॉजिकल घुसपैठ का पता चला। टारगेट्स, म्यूटेंट गौरैया के झुंड, जंगली आवारा बिल्ली कुत्ते और कुछ जू के जानवर जो भाग निकले हैं, खुले में घूम रहे हैं। मैं बाहर उस जीव को देखता हूं, ट्रक जितना बड़ा, जीवित आग से घिरा हुआ। एक आग का शेर सड़क के उस पार वाली इमारत से टकरा रहा है। फिर मैं उस पर तैरते हुए
सिस्टम टैग को देखता हूँ। बहुत बड़ा चिड़चिड़ा लाल रंग का टेडी। मैं सिर खुजलाता हूँ और आह भरता हूँ। आजकल आवारा जानवर अच्छी तरह खा रहे हैं। देखो तो सही कितना बड़ा हो गया है। मैं सामने का दरवाज़ा धकेलता हूँ, खून की लाल धुंध और तबाही की बदबू में कदम रखता हूँ, और मेरे होंठों के कोने पर एक छोटी मुस्कान उभर आती है। आसमान में फटा हुआ दरार लगातार चौड़ी होती जा रही है। लालिमा की रोशनी सब कुछ अपने नीचे दबा रही है। हर तरह के भयानक राक्षस उस दरार से ऐसे बरस रहे हैं जैसे पकौड़े गरम तेल में गिर रहे हों। कुछ के पंख हैं और वे एसिड थूकते हैं। कुछ कवच पहने हुए हैं और रास्ते में आने वाली हर चीज को धक्का मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी छाया की तरह चुपके से चलते हैं और बिना आवाज के जाने छीन लेते हैं। सेना के टैंक यूनिट्स पहले से ही गोलाबारी। एक भारी ट्रक जितना बड़ा आग का शेर एक चपटा किए हुए टैंक पर खड़ा है और आसमान की तरफ दहाड़ रहा है। उसमें जो भीषण आग निकल रही है वो आसपास की सड़क को पिघलाकर लावा की नदियां बना रही है। हम टिक नहीं पा रहे। पीछे हटो। सभी यूनिट्स दूसरी लाइन पर पीछे हटो। फ्रंट लाइन कमांड व्हीकल के अंदर। बे शहर के गढ़ कमांडर लियोन रेडियो में दहाड़ रहे हैं। हताशा उनकी आवाज में साफ सुनाई दे रही है। उनकी आंखें लाल हो गई हैं। वो अपनी मुट्ठी कंसोल पर जोर से मारते हैं। क्या यही बे शहर का अंत है? मैं अपनी रफ्तार से लाइब्रेरी से बाहर निकलता हूं। भौहें तनी हुई थी। हाथ में एक पोछा था जो मैंने बाहर जाते वक्त कोने से उठा लिया था। वो तांडव मचा रहे अग्निशेर को कुछ महसूस हुआ लगता है। उसने अपना विशाल सिर घुमाया और उसकी आग सी जलती आंखें मुझ पर टिक गई। एक जानवरों के राजा के रूप में उसमें तीखी समझदारी होती है। वो इस मामूली इंसान से निकल रही किसी चीज को महसूस कर सकता है, कुछ ऐसा जिसे वो गहराई से स्वाभाविक रूप से नफरत करता है। अग्निशेर ने गुस्से से गरजते हुए भाग रहे सैनिकों का पीछा छोड़ दिया। उसके चारों पंजे जमीन से उठ गए और वो काले और लाल रंग की एक रेखा बनकर तेजी से मुझ तक बढ़ने लगा। मैं उस ताकत के साथ जो एक पूरे शहर को तबाह कर सकती थी आ गया। भागो, अरे सिक्योरिटी गार्ड, भागो! लियोन, जो नागरिकों की निकासी संभाल रहा था, इसे देखता है और उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। लेकिन मैं नहीं भागता। मैं उस गुस्से से भरे जानवर को थोड़ी नाखुशी के साथ देखता हूं। कौन सा कुत्ता बिना पट्टे के घूम रहा है? वो भयंकर शेर 3 मीटर के करीब आता है, जबड़े फैलाए हुए जैसे मुझे पूरा निगल जाने वाला हो। मैं बस अपनी बाईं हाथ की तर्जनी उंगली अपने होठों पर लगाता हूं। मेरा चेहरा बिल्कुल सधा हुआ होता है और मैं अपनी पूरी ताकत से गरजता हूं, बैठ जाओ। फिर कुछ ऐसा होता है जो असंभव लग रहा था। ये यात्रा, राक्षस राजा, पागल, खून पागल। जैसे ही ये एक शब्द सुनता है, इसकी आत्मा के अंदर कुछ ऐसा बजता है जैसे घंटे की घंटी। इसका शरीर हवा में ठहर जाता है। इसकी आंखों में जो जंगलीपन था वो पल भर के लिए उलझन में बदल जाता है। मैं आगे बढ़ता हूं, अपना दाहिना हाथ उठाता हूं और उस आग के शेर की गीली काली नाक पर जोर से थप्पड़ मारता हूं। मैं पूरी ताकत से उंगली की झटके को लगाता हूं। वो कभी डरावना आग का शेर एक कुत्ते जैसी कराह निकलता है, जैसे डांटा गया हो। उसका विशाल शरीर पंक्चर हुए गुब्बारे की तरह सिकुड़ जाता है। हर जला हुआ हिस्सा उसका शरीर तुरंत ही बेहोश हो गया। और फिर लायन और उसके सैनिकों की हैरान नजरों के सामने ये जानवर राजा सच में बैठ जाता है। सामने, पंजे साथ में, जीभ बाहर निकली हुई, मुझे ऐसे देख रहा है जैसे उसे कोई ट्रीट चाहिए। क्या ये कैसी चाल है? शब्दों का आदेश कानून बन जाता है। जानवर राजा झुक जाता है। ये क्या बला है? कोई जानवर पालने वाला देवता हमारे बीच चल रहा है क्या? इस बीच मैं अपनी जेब से टिश्यू निकाल रहा हूं, चेहरे पर साफ नफरत का भाव लिए अपनी हाथ से काल्पनिक थूक पोंछ रहा हूं। मैं इशारा करता हूं, नरकिया शेर की नाक। देखो,
तुम कितने कालिक से सने हो। रुको, हिलने की हिम्मत मत करना, वरना तेरे पैर तोड़ दूंगा। नरकिया शेर तेजी से सिर हिलाता है। लियोन कुछ अफसरों के साथ हकलाते हुए दौड़ता हुआ आता है। सीनियर, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। आपका नाम क्या है? लियोन के शब्द उत्साह से फूट पड़ते हैं। वो तेज और सटीक सलाम करता है। खून से लथपथ सैनिकों के बीच होना मुझे थोड़ा असहज करता है। मैं आधा कदम पीछे हटता हूँ और अपने सीने पर लगे बैज की तरफ इशारा करता हूँ। मैं केविन हूँ, लाइब्रेरी का सिक्योरिटी गार्ड। लियोन और अधिकारी ठिठक जाते हैं, बिना हथियार के एक ट्रिप बीस्ट किंग को काबू में करते हुए, जबकि वो तो सिर्फ एक लाइब्रेरी सुरक्षा गार्ड है। लियोन सोचता है कि ये किसी का भेस होना चाहिए। वो हकलाते हुए हंसता है। हाँ, बहुत विनम्र हैं आप सीनियर। हाँ, जैसे कहते हैं, एक सुरक्षा गार्ड जो शांति बनाए रखता है। ये शब्द मुंह से निकलते ही जमीन जोर से हिलने लगती है। धरती फट जाती है। आसपास कई इमारतें सीधे ढक जाती हैं। शहर के बीच वाले रिफ्ट में एक विशाल हाथ जो काले फर से ढका हुआ है, धीरे धीरे बाहर निकलता है। हथेली आधी, फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा। उसकी नाखून काले टावर की तरफ उठे हुए हैं। फिर एक पहाड़ जितना बड़ा सिर डायमेंशनल बैरियर तोड़ते हुए हमारे दुनिया में घुस आता है। वो एक बंदर है, असली टाइटन बंदर। ये 100 मीटर से भी ऊंचा खड़ा है। उसकी मसल्स पत्थरों की तरह उसकी त्वचा के नीचे फूल रही है। उसकी आंखें 2 खून लाल चांद जैसी है। चेतावनी, चेतावनी, आखिरी तबाही आ रही है। टाइटन बंदर, वर्ल्ड एंडिंग क्लास एंटिटी। मेज़बान के बचने की संभावना बहुत कम। तुरंत पीछे हटना जरूरी है। लियोन। टाइटन बंदर की ओर घूरता हूं, वो जीव जो आसमान को लगभग ढक देता है। मेरी बंदूक उंगलियों से फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। अब सब खत्म। यह एक डेमीगॉड क्लास का जीव है। कोई भी इंसान इसका सामना नहीं कर सकता। टाइटन एक दहाड़ छोड़ता है। उसकी धक्का लहर बाहर फैलती है और हर खिड़की को तोड़ देती है। वो अपना एक पैर उठाता है जो आसमान को ढक देता है और लाइब्रेरी की ओर जोर से पटकता है। जमीन पर अंधेरा छा जाता है। सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मौत का इंतजार करते हुए। मैं ही एक ऐसा हूं जो ऊपर देख रहा है। सोनाफ, मैं अपने आप से फुसफुसाता हूं, सांस रोक के। सबके डरावने नजरों के बीच मैं घुटने मोड़कर कड़क घोड़े की मुद्रा में आ जाता हूं। सिस्टम, बंद कर अपनी बातें और सब कुछ मुझे दे दे। वो ड्रैगन एलिफेंट की ताकत जो तूने अभी मुझे दी, सारी पावर बोनस की आखिरी कतरन तक, सब कुछ मैक्सिमम पर लगा दे। डिंग। 20 साल की उम्र चल रही है। ताकत 1000% तक बढ़ गई है। मैं धीमे धीमे लंबी सांस लेता हूं। मेरे अंदर की ऊर्जा ऐसे फटती है जैसे कोई रिएक्टर क्रिटिकल हो गया हो। मेरी त्वचा पर सुनहरी रोशनी की परत लहराने लगती है। ड्रैगन और एलिफेंट की धुंधली गूंज। कहीं भीतर से एक आवाज फूट पड़ती है। चलो शुरू करते हैं। जब टाइटन का पैर अभी भी जमीन से 10 मीटर ऊपर है, मैं सोने की तोप की तरह जमीन से धड़ाम लगाकर सीधे ऊपर की ओर दौड़ता हूं। ऊपर जाते हुए मैं रास्ते के किनारे लगे बड़े सजावटी पत्थर को उठा लेता हूं। तो तुम गोरिल्ला हो, है ना? लोगों को रौंदना पसंद है। ये लो, एक सभ्यता चेक। हर गवाह के लिए ये पल कुछ ऐसा बन जाता है जो मिथक जैसा महसूस होता है। एक आत्मा तोड़ देने वाला धमाका। सुनहरी रोशनी आसमान में काली ऊर्जा से टकराती है और फिर कुछ ऐसा होता है कि सबकी हकीकत पर सवाल उठने लगते हैं। वो 100 मीटर लंबा टाइटन बंदर एक अजीब सी चीख निकालता है, जैसे कोई फंसा हुआ सुअर। एक बड़ा पत्थर उसके पैर की नल्वों में धंस जाता है। इस जोरदार चोट से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और उसका विशाल शरीर पीछे की तरफ लड़खड़ा जाता है। टाइटन बंदर अपनी पीठ के बल गिर पड़ता है, पीछे के मलबे को रौंदता हुआ, और धूल का एक बादल उठता है जो आसमान तक फैल जाता है। मैं हवा से नीचे उतरता हूं और टूटे हुए पत्थर के एक टुकड़े पर मजबूती से उतरता हूं।
लियोन गला सूखते हुए अरा की तरफ मुड़ता है, जो अभी अभी पहुंचा है। आवाज कांप रही है। अरा, क्या वो सच में सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है? अरा गहरी सांस लेती है। उसकी नजरें पक्की है। नहीं, वो एक भगवान है। टाइटन बंदर, जिसे सभ्यता की ताकत ने चित कर दिया, बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं है। मलबे से वो एक ऐसा गर्जन करता है कि आसमान फटने लगता है। उसके पत्थर जैसे मांसपेशियां सख्त होकर उठती हैं। काला दानवीय ऊर्जा ज्वालामुखी की तरफ ऊपर फूटती है। उसकी खून लाल आंखें मुझ पर टिक जाती हैं और हटती ही नहीं। दोनों विशान हाथ जमीन पर जोर से पटकते हैं। पूरा ब्लॉक आधा मीटर तक धंस जाता है। तुरंत ही एक जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हर तरफ फैलने लगा। मैं अपनी गर्दन घुमाता हूँ और पैरों को हिलाता हूँ। अचानक इतना भारी क्यों महसूस हो रहा हो? क्या कल रात ज्यादा खा लिया था? वजन बढ़ गया होगा। टाइटनएप की आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। उसकी गुरुत्वाकर्षण तकनीक ने कई ग्रैंड मास्टर्स को लड़ाई में कुचल दिया है। फिर भी ये इंसान बस अपने वजन की शिकायत कर रहा है। इसे मानने से इनकार करते हुए टाइटनएप खुद को फिर से खड़ा कर लेता है। वह उन मुट्ठियों को उठाता है जो सब कुछ कुचल सकती हैं। पहाड़ों की ओर देखते हुए वो मुझ पर बेतहाशा हमला कर देता है। मैं भौहें तानता हूँ। अभी भी जारी है क्या? ये तो बस एक शालीन चेतावनी थी, क्योंकि तुमने उसे मैं झुकता हूँ और अपनी नीली प्लास्टिक की चप्पल उतारता हूँ। साइज 22। बधाई हो मेजबान, तुमने सबसे जबरदस्त कर्मिक हथियार जारी कर दिया है। मारने वाली चप्पल, 100% चेहरे पर सही निशाना और पूरी तरह से बचाव को बाईपास। अब नीचे आ जाओ। मैं चप्पल एक हाथ में लेकर एक झपकी में गायब हो जाता हूँ टाइटनएप्स के बीच से। मुश्किल से बचते हुए मैं मुट्ठियों की बारिश के बीच बिना किसी झिझक के लड़ता जाता हूँ। फिर मैं झपटा मारता हूँ और टाइटन बंदर की विशाल नाक की हड्डी तक पहुंच जाता हूँ। चप्पल उसके बाएं गाल पर जोर से पड़ती है। टाइटन बंदर दर्द से चीख उठता है। वही एक थप्पड़ उसके आधे भगवान जैसे सम्मान को पूरी तरह तोड़ देता है। ये एक थप्पड़ उस लाइब्रेरी के फर्श के लिए है। ये उन सारे पौधों और फूलों के लिए है जिन्हें तुमने कुचल दिया। और ये इसलिए है क्योंकि तुम बदसूरत हो और लोगों को डराने यहाँ आए हो। मेरे हाथ में चप्पल एक धुंधली सी छवि बन जाती है। हर हड़ताल से काला खून छिटकता है। जो टाइटन बंदर कुछ ही पलों पहले बे सिटी को पूरी तरह तबाह करने को तैयार था, अब वो जमीन पर बच्चे की तरह मुड़ा हुआ है। हाथ सिर के ऊपर रखे दया की भीख मांग रहा है। बे सिटी के ऊपर कुछ बची हुई न्यूज़ ड्रोन कम पा रहा था और उसकी भारी भरकम सिर के ऊपर एक छोटा सा इंसान था जो नीली चप्पल पकड़े हुए था, मारते और डांटते हुए। कमेंट्स कुछ देर के लिए चुप हो गए, फिर अचानक बाढ़ सी आ गई। अरे यार, वो कौन सी हथियार है? क्या वो कोई नीला प्राचीन वस्तु है? प्राचीन वस्तु? वो तो चप्पल है, 2 रुपए की फ्री शिपिंग के साथ। यही है पूर्व की रहस्यमयी ताकत। चप्पल वाले को सलाम। फिर से मैदान में। मैं थक गया हूँ। अपना हाथ नीचे करता हूँ, चप्पल से टाइटन बंदर के सिर को पोंछता हूँ और उसे नीचे देखता हूँ। खत्म। काफी है। टाइटन बंदर जैक हैमर की तरह सिर हिलाता है। इस विशाल चीज को देखकर मुझे सिर दर्द होने लगता है। फिर मुझे एक बार पढ़ी हुई किताब याद आती है। अरे बड़े बंदर, तुम बंदर हो ना? बंदर छोटे हो सकते हैं, खुद को छोटा कर लो। मैं अपनी उंगलियां दिखाता हूँ, हथेली के बराबर साइज। टाइटन का चेहरा परेशान दिखने लगता है। मैं एक भौं उठाता हूँ और नीली चप्पल उठाता हूँ। टाइटन डर के मारे कांपता है, अपनी ही जिंदगी का खून जलाता है और पूरी अपनी नस्ल को
उल्टा करने पर मजबूर हो जाता है। सफ़ेद धुआं उठता है। पहाड़ जितना विशाल राक्षस गायब हो जाता है। उसकी जगह एक छोटा सा सुनहरी नाक वाला बंदर आ जाता है, जो हथेली से भी छोटा है। जैसे ही टाइटन बंदर हार मानता है, आसमान में फटा हुआ दरार धीरे धीरे बंद होने लगता है। बाकी सारे राक्षस जो अभी भी तबाही मचा रहे थे, वो ये महसूस कर लेते हैं, अपने नेता के बुरी तरह पिटने का डर। वो घबराकर उस दरार की तरफ भागने लगते हैं और 5 मिनट से भी कम में पूरा हमला खत्म हो जाता है। पूरे शहर में सिर्फ तबाही और सन्नाटा बचता है। सूरज की रोशनी बादलों के बीच से गुजरकर नीचे गिरने लगती है। फिर से धरती, एक आदमी, एक चप्पल, एक शहर बचा। उस रात बे सिटी में तहलका मच गया। चप्पल वाला लड़का पूरे दुनिया में ट्रेंड करने लगा। नीली चप्पल हर बड़ी शॉपिंग साइट पर तुरंत हिट हो गई। उसकी कीमत आसमान छूने लगी। जहाँ तक मेरी बात है, जो इस सब के बीच वाला आदमी हूँ, मैं पहले ही बिस्तर पर गहरी नींद में था। मेरा दिमाग सपनों में नहीं, बल्कि एक बिल्कुल सफ़ेद जगह में खिंच गया। ना ऊपर नीचे, ना वक्त का कोई हिसाब, बस मेरे चारों तरफ डेटा की अनगिनत धाराएं बह रही थीं। झरने, इसके बीचों बीच एक बड़ा नीला चमकता गोला तैर रहा है, मेरा सिस्टम। लेकिन अभी ये अब सिर्फ एक साधारण टेक्स्ट पैनल नहीं रहा, ना ही वो तेज़ ज़ोरदार एआई आवाज़ जो मैं जानता था। अब यह है एक इंसानी शक्ल में आ गया है। काले सूट और काले फ्रेम वाले चश्मे में एक शख्स बिल्कुल ठंडे सादे प्रॉपर्टी मैनेजर जैसा दिख रहा है। आपसे मिलकर खुशी हुई, होस्ट, या यूं कहे एडमिनिस्ट्रेटर। मैं उस प्रॉपर्टी मैनेजर को देखता हूँ और ख़ास हैरानी नहीं होती, बस सर खुजलाता हूँ। तुम मेरा सिस्टम हो, तो फिर तुम ऐसे क्यों कपड़े पहने हुए हो? प्रॉपर्टी मैनेजर अपनी चश्मा ठीक करती है और मुस्कुराती है। ये फॉर्म तुम्हारे नज़रिए के हिसाब से बनाया गया है। इस दुनिया में मैं स्वर्ग की इच्छा हूँ, दुनिया की इच्छा हूँ, और वो जो तुम अपने सिस्टम कहते हो। लेकिन मुझे वो नाम ज़्यादा पसंद है जो तुमने मुझे दिया, प्रॉपर्टी मैनेजर। ठीक है, प्रॉपर्टी मैनेजर, क्या चाहिए तुम्हें? और काम? कुछ टिक टिक मार दूं? नाली साफ कर दूं? नहीं। प्रॉपर्टी मैनेजर सिर हिलाती है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ। वो हाथ हिलाती है और डेटा की धार बहने लगती है। हमारे आसपास सब कुछ तस्वीरों में बदल जाता है। ब्रह्मांड, अनगिनत ग्रह जल रहे हैं, अनगिनत सभ्यताएं चीख रही हैं, और उस सारी तबाही के पीछे एक निराकार काला साया है। प्रॉपर्टी मैनेजर कहता है, उस साए की ओर इशारा करते हुए, यही अनरेवलर है जिसे तुम्हारे जैसे लोग शून्य कहते हैं। ब्रह्मांड मर रहा है, अराजकता और अव्यवस्था, सब कुछ निगल रही है। अनरेवलर आखिरी दुश्मन है। उसने तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर ली है, और वो आ रहा है। वो किसी एलियन की तरह स्पेसशिप में नहीं आएगा। वही कानून है, खुद। ये तुम्हारी हकीकत को फिर से लिखने की कोशिश करेगा, तुम्हें दुनिया को वैसा ही दिखाएगा जैसा वो सच में है, और इस प्रक्रिया में तुम्हें पागल कर देगा। तो आगे की लड़ाई अब राक्षसों से लड़ने की नहीं रही, ये दिमाग की जंग है। प्रॉपर्टी मैनेजर मेरी तरफ बढ़ती है और अपना हाथ बढ़ाती है। एडमिनिस्ट्रेटर, क्या तुम इस ब्रह्मांड को बिल्कुल वैसे ही बनाने के लिए तैयार हो जैसे तुम चाहते हो? मैं उसके हाथ की तरफ देखता हूँ। 3 सेकंड की खामोशी, फिर मैं जमाई लेता हूँ। सारी ड्रामा के बाद असल में तुम ये कह रहे हो कि सिक्योरिटी गार्ड बने रहो और इसे सहो। शरारती लोग, बस कुछ ऐसा ही है ना? मैं उसके कंधे पर हाथ रखता हूँ। आराम करो। जब तक पैसे सही मिल रहे हैं, मैं इस मोहल्ले की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। और ये अनरेवलर अगर हिम्मत करता है आके दिखने की, तो मेरी आंखों में सोने की चमक आ जाएगी। अगली सुबह, दोपहर का वक्त, जब सूरज सबसे तेज होता है, लेकिन पूरा शहर एक धीमी सिहरन पैदा करने वाली धूसर छाया में डूबा हुआ है। आसमान ऐसा लग रहा है जैसे पुराने टीवी की स्क्रीन पर सिग्नल खत्म हो गया हो। एक टिन टिन करती, गूंजती हुई आवाज़ हर किसी के कानों, इमारतों और पेड़ों के अंदर गूंज रही है। यहाँ तक कि सड़क पर लोगों के किनारे धुंधले और पिक्सेलेट होने लगे। हर किसी के सीने में एक अजीब सी मिचली सी उठने लगी, किसी दूसरी आयाम का चक्कर। लाइब्रेरी की छत पर
लियोन अपने हाथ में बाइनोकुलर को देख रहा था, जो बार बार अपना आकार बदल रहा था। उसका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद था। भौतिकी के नियम फेल हो रहे थे। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बदल रहा था। प्रकाश की गति धीमी हो रही थी। हमारी दुनिया को किसी उच्च आयाम की चीज़ द्वारा फॉर्मेट किया जा रहा था। ऑल अपनी तलवार पकड़े हुए था, लेकिन वो ब्लेड जो लोहे को काट सकता था, कपड़ा अब जैसे किसी बेदम नूडल की तरह लटक रहा है। ये खालीपन है। सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे कोई आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं हो रही, कोई हत्या की इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं। बस शुद्ध, पूरी तरह से खालीपन, जैसे मौजूद हर चीज़ का मतलब मिटा दिया जा रहा हो। फिर उस स्थिर धुंधली आकाश के केंद्र में एक काला छेद फटता है। ये बड़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही ये प्रकट होता है, रोशनी, आवाज़ और यहाँ तक कि समय भी तेजी से उसमें समा जाते हैं। फिर एक प्राणी उस काले छेद से बाहर निकलता है। वो एक ऐसा भयावह रूप है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक अटूट आकार, एक कराहती हुई, घूमती हुई काली परछाई की गठरी, जो अपनी हर चाल से आसपास की जगह को निगल जाती है। इसके अरबों आंखें हैं और हर एक में एक नष्ट हुई ब्रह्मांड की झलक दिखती है। इसकी आवाज़ अनगिनत मरे हुए आत्माओं की विलाप है, जो इसे सुनते ही किसी का भी दिमाग तुरंत खत्म कर दे। यही है अनरेवलर, ब्रह्मांडीय ताप मृत्यु का जीवित रूप, अंतिम दुश्मन जो सारी व्यवस्था को निगल जाता है। एक नज़र भर से ही समझदारी टूट जाती है। आत्मा शून्य में घुल जाती है। नीचे ज़मीन पर अनगिनत लोग कमज़ोर दिमाग अपने ही चेहरे को नोचने लगते हैं। आंखों से खून बह रहा है। वो बेतरतीब बकबक करते हैं। सच में दुनिया का अंत आ चुका है, लेकिन शहर के बाहर मैं अभी अभी उठा हूं, अपनी नींद मटियाते हुए चिड़चिड़ा और धुंधला सा बालकनी का दरवाज़ा धकेलता हूं। इतनी जोर की आवाज़। कौन इस वक्त कंस्ट्रक्शन कर रहा है? क्या कभी यह खत्म होगा? वो सारी चटक चटक और भनभनाहट। क्या वे दीवारों में ड्रिल कर रहे हैं या धातु पीस रहे हैं? मैं जम्हाई लेता हूं और आसमान की तरफ देखता हूं। प्रॉपर्टी मैनेजर के जाबूदस्त समझ की छाननी है। मुझे कोई अनकही परछाई नहीं दिखती। मुझे अरबों आंखें नहीं दिखती। जो मैं देखता हूं वो एक मच्छर है। एक बहुत बड़ा, काला, भद्दा मच्छर, धब्बेदार किस्म का, जिसकी सूंडी से कोई तरल टपक रहा है। वो हवा में लटकता है, अपने आगे के पैरों को रगड़ता रहता है। उसकी भनभनाहट पागल कर देने वाली है। जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता वो है कि इस मच्छर से छोटे छोटे काले धूल के बादल उड़ते हैं और धीरे धीरे मेरी अभी अभी धोई हुई कपड़ों पर जम जाते हैं। मेरी अभी अभी धोई हुई कपड़े। मेरे दिमाग में वो काले सूनेपन वाले ये कण मच्छर की गांड है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर समस्या सिर्फ आवारा कुत्ते होते तो ठीक था, लेकिन ये मच्छर मेरी सफाई की हद पार कर गया है। सिस्टम चेतावनी, सिस्टम चेतावनी। मेरे दिमाग में जो मैकेनिकल आवाज़ है अब कटफट कर रही है, जैसे बफरिंग हो रही हो। भारी हस्तक्षेप हो रहा है। अंतिम बॉस, अनअराइवलर, नीचे उतर रहा है। लक्ष्य पूरे इलाके में इंटेलिजेंस दबाने का फील्ड छोड़ रहा है। सिस्टम फायरवॉल ओवरलोड हो रहा है। परसेप्शन फिल्टर टूट रहा है। चेतावनी, होस्ट वास्तविकता की सच्चाई समझ सकता है। अगर सच में कुदरत को महसूस करो, आंखें बंद करो, सीधे मत देखो, सोचो मत। जैसे ही सिस्टम की अलार्म बजती है, मेरी नज़र अचानक धुंधली हो जाती है। उसी पल मच्छर मरता और मुड़ता रहे। वो काला भंवर बन जाता है, इतना गहरा कि सहज ही डर पैदा हो जाता है। उस भंवर के अंदर एक विशाल चेहरा दिखाई देता है, जो अनगिनत मर चुके तारों के टुकड़ों से बना होता है। मेरा दिल कस जाता है। एक प्राचीन झटका मेरी हर नस से होकर गुजरता है। यही मौत का जैविक डर है, पूरी खालीपन का डर। क्या ये क्या है? मैं बड़बड़ाता हूँ, मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। क्या यही वो सच है जिसके बारे में सिस्टम ने मुझे चेतावनी दी थी? क्या मैं हमेशा से एक भयानक भ्रम में जी रहा था? मेरी आंखों में डर महसूस करके अनअराइवलर संतोष से धड़कता है। इंसान, तुम आखिरकार जाग गए हो। इस दुनिया को देखो, ये हमेशा से एक भ्रम था। केवल शून्यता ही शाश्वत है। घुटने टेको, मुझ में विलीन हो जाओ, शून्यता का हिस्सा बनो। शून्यता में एक अनंत आकर्षण है जो मेरे दिमाग की हर दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं घुटने टेकता हूं तो पृथ्वी के नियम पूरी तरह से टूट जाएंगे और मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी मौजूद रहने के लिए। लेकिन उस नाजुक पल में मैं जोर से सिर हिलाता हूं, खुद को थप्पड़ मारता हूं। जाग जा, मैं तो अभी तक सोया भी नहीं हूं। गहरी सांस लेता हूं। मेरी आंखें फिर से करक हो जाती हैं, पहले से भी ज्यादा सख्त और जिद्दी। इस भूल भुलैया को खत्म कर मेरी जगह पर भगवान बनने की कोशिश बंद कर।
केविन की निगरानी में कोई खालीपन नहीं है, बस एक गड़बड़ है जिसे अभी साफ नहीं किया गया। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, मेरे भीतर से एक अदृश्य ताकत फूट पड़ती है। यही है मजबूत होने की ताकत, दुनिया को देखने का नजरिया। मेरी भौतिकवादी सोच इतनी गहरी हो चुकी है कि ये हकीकत को ही मोड़ देती है। आकाश में वो डरावना भंवर जो अभी अपनी असली सूरत दिखा रहा था, अचानक एक अदृश्य हाथ से पकड़ लिया जाता है और फिर से अपनी असली शक्ल में लौट आता है। काला धुंध छंट जाता है, डरावना चेहरा गायब हो जाता है। वो फिर से एक मच्छर बन जाता है, अपने पैर रगड़ रहा होता है और पहले से भी ज्यादा साफ दिख रहा होता है। मैं उसके पंखों की हर नस देख सकता हूं। डिंग, समझ पूरी तरह से लौट आई। उपलब्धि हासिल, आदर्शवाद का खात्मा। आपने सफलतापूर्वक ब्रह्मांड के सबसे बड़े आतंक को एक खून चूसने वाले कीड़े में बदल देना। अपना प्रदर्शन शुरू करो। मैं ठंडी हंसी निकालता हूं। बस अब बात बनी। बदसूरत होना तुम्हारी गलती नहीं है, बाहर आकर लोगों को डराना वो तुम्हारी गलती है। अगर तुम मच्छर हो तो मैं मच्छर की तरह ही तुम्हारा सामना करता हूं। मैं मुड़कर अंदर की तरफ चलता हूं। इस बार मैं मक्खी मारने की चप्पी नहीं लेता। इतना बड़ा मच्छर मारने के लिए मक्खी मारने की चप्पी काफी नहीं है और इससे गंदगी भी हो जाएगी। मैं सीधे स्टोरेज रूम की ओर बढ़ता हूं और कूड़े के ढेर में खोदता हूं जब तक कि मुझे नहीं मिल जाता। ये है एक अजीब दिखने वाली मशीन, एक पुराना इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर। पीला बॉडी, धूल से मोटा, होज एक जगह फटा हुआ। मैंने इसे कुछ वक्त पहले सेकंड हैंड मार्केट से लिया था। बेचने वाले ने बताया था कि ये एक बंद पड़े केमिकल प्लांट से आया है। सक्शन इतना जबरदस्त कि ईंट भी खींच सकता है। पुराने दोस्त, काफी दिन हो गए। मैं इसे थपथपाता हूं। धूल का बादल उठता है। मैं सबसे मोटा एक्सटेंशन कॉर्ड लेता हूं और उसे दूसरी मंजिल से नीचे तक ले जाता हूं। मोटर ट्रैक्टर की तरह गड़गड़ाहट के साथ चल पड़ती है। मैं वैक्यूम का सिरा ऊपर उठाता हूं। बालकनी पर जाओ, आसमान में उस बड़े मच्छर को निशाना बनाओ और ऐसे खड़े हो जाओ जैसे रॉकेट लॉन्चर कंधे पर टेके हो। अरे, तुम वही हो जो अपनी टांगे रगड़ रहा है। यहां देखो। अनरेवलर ठिठक जाता है। वो समझ नहीं पाता। उसकी मानसिक हमला कुछ पल पहले ही काम कर गया था। तो ये इंसान इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? और वो शोर मचाने वाला पीला बैरल क्या है? कोई आत्मा को निशाना बनाने वाला हथियार, कोई प्राचीन सभ्यता का छोड़ा हुआ पुराना तोप। बेवकूफ कीड़ा, तुम सोचते हो तुम विरोध कर सकते हो। चूहा, अंदर आ जाओ। मैं नहीं, मच्छर की बात सुनने में दिलचस्पी है। मैं वैक्यूम का लाल बटन दबाता हूं। मोटर ड्रैगन की गर्जना जैसी आवाज के साथ पूरी ताकत से चलने लगता है। उसी वक्त मैं अपनी पूरी जन्मजात ऊर्जा इस जर्जर मशीन में डाल देता हूं, जैसे कि ये कुछ भी खर्च नहीं हो रहा हो। सिस्टम सोचना, नियम लोड हो रहा है। सब कुछ फिर से धूल में बदल जाता है। ये वैक्यूम अब खालीपन की गहराई से जुड़ चुका है। सिद्धांत रूप में ये पूरे आकाशगंगा की हर धूल कण को सोखने में सक्षम है। काले प्लास्टिक के नली के अंत से एक समझ से परे चूसने की ताकत फूट पड़ती है। ये ठोस चीजों को निशाना नहीं बनाता। मामला है गंदगी का। आसमान के ऊंचे हिस्से में वो जो धरती को निगलने ही वाला था, अचानक भारीपन खो बैठा। उसका शरीर, जो पूरी तरह खालीपन से बना था, खुद पर काबू न रखते हुए फैलने और टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। वो काला धुआं बनकर छोटे से प्लास्टिक के ट्यूब की तरफ उड़ने लगा। नहीं, ये कौन सी ताकत है? ये तो लेवल लॉ की सोखने की शक्ति है। क्या तुम कोई प्राचीन देवता हो जो तारों को निगलता है? प्राचीन देवता प्लीज, ये तो एक हाई पावर वाला मोटर है। मैं दोनों हाथों से हिलती हुई नली को पकड़ लेता हूं। मेरे चप्पल मुश्किल से जमीन पर टिके हैं। चलो,
आगे बढ़ो। ये मेरी धोती पर जमी धूल के लिए है। ये उस सारी गुनगुनाहट के लिए है जो पूरी इंसानियत की नज़रों के नीचे होती है। ये नज़ारा एक ही वक्त में बेतुका और हैरान कर देने वाला है। आसमान में फैली काली छाया की भीड़ जो सारी निराशा की निशानी है, जैसे टॉयलेट फ्लश की तरह अंदर खींचती है, चिल्लाहट छोड़ती हुई एक बड़े काले भंवर में घूमती है। उस भंवर का तंग हिस्सा सीधे मेरे हाथों में लगे वैक्यूम से जुड़ा है। मुझे छोड़ दो, मैं सब खोलने वाला हूँ। मैं ब्रह्मांड का अंत हूँ। मैं इतनी गंदी चीज में नहीं फंसा सकता। भागना बंद करो। तेरे मुंह की पसीना मेरे माथे से टपक रहा है। मैं जोर से गरजता हूँ। एक तेज पॉप की आवाज, जैसे सक्शन कप अचानक खुल गया हो और आसमान में वो बड़ा सा मच्छर अपनी सारी ताकत लगाकर भी एक सफाई वाले की आग को नहीं झेल पाता। वो काला धुएं की तरह उड़ गया और एक झोंके के साथ नली में समा गया। वैक्यूम का बॉडी जोर से हिलने लगी। फिर एक गरगराती सी आवाज निकली जैसे पेट खराब हो, और फिर चुप हो गया। आसमान की खामोशी छंट गई। चक्कर आना भी खत्म हो गया। सूरज की रोशनी फिर से तेज और साफ हो गई। मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। वैक्यूम को उठाकर उसके गरम कांपते हुए शरीर पर थपथपाता हूँ। इस चीज की फेफड़ों की क्षमता कमाल की है। मैं ढक्कन खोलता हूँ और अंदर झांकता हूँ। धूल के बैग में छुपा हुआ, धूल, कुत्ते के बाल और बिस्किट के टुकड़ों के बीच एक मच्छर बड़ा है, नाखून के आकार का, काला और चमकदार। उसके सारे 6 पैर हल्की हल्की हिल रहे हैं। साफ दिख रहा है कि सवारी से चक्कर आ गया है। ओह, वो सिकुड़ गया। जबरदस्त संपीड़न। मैं हंस पड़ा और ढक्कन वापस बंद कर दिया। एक चौड़ी टेप लेकर वैक्यूम के खुले हिस्से को पूरी तरह सील कर दिया। बधाई हो एडमिनिस्ट्रेटर, आपने सफलतापूर्वक ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैरकानूनी संरचना साफ कर दी गई है। लेकिन एक छोटी सी समस्या बाकी है जिस पर तुम्हारा ध्यान देना पड़ेगा। मेरी आंख ट्विच कर रही है। क्या तुम एक बार में सब कुछ नहीं बता सकते? अनरैवलर की ऊर्जा निकासी बहुत ज्यादा है। वैक्यूम फट सकता है। ये इमारत अनचाहे तरीके से उड़ान भर सकती है। आखिरी कदम, इस कॉस्मिक कचरे के थैले को कुछ काम का कैसे बनाएं? जैसे ही मैं उड़ान भरने की आवाज सुनता हूं, मैं सचेत हो जाता हूं। इसे बदलो। मुझे गैस का स्रोत चाहिए था। उस चीज में भरपूर ऊर्जा है। क्या मैं इसे न्यूक्लियर पावर्ड स्टोव में बदल दूं? मैं सोचता हूं और अपने टूल बॉक्स से एक रबर की नली और एक प्रेशर रेगुलेटर निकालता हूं जो मैंने स्क्रैप यार्ड से लिया था। मैं वैक्यूम क्लीनर को रसोई में खींच लाता हूं। कैंची से एक साफ कट। एग्जॉस्ट पोर्ट कट गया। 24 साल अकेले रहने वाले बंदर की तरह फुर्तीले हाथों से मैं सेकेंडों में रेगुलेटर और नली जोड़ देता हूँ। नली का दूसरा सिरा स्टोव के गैस इनटेक में जाता है। मैं वाल्व खोलता हूँ। तेज, दांतों में दर्द जैसा सिसकने वाला दबाव वाला आवाज। वैक्यूम के अंदर जो सब कुछ खोल रहा है, वो अंतिम बॉस जो ब्रह्मांड को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, अचानक खुद को एक संकरी रबर की नली से खींचा जाता हुआ पाता है। एक ऐसी ताकत से जिसे वो रोक नहीं सकता। मैं इग्निशन स्विच दबाता हूँ। बर्नर से एक लौ फूटती है, पूरी तरह काली, सुनहरे किनारों वाली और अंदर से पूरी तरह खाली। आग में कोई गर्मी नहीं है, लेकिन जैसे ही ये प्रकट होती है, ये रसोई के स्थान में एक छेद जला देती है, जिसके पार रंगों की एक घूमती हुई धारा दिखाई देती है।
सिस्टम हैरानी से फुसफुसाता है। बेदाग काम। बधाई हो एडमिनिस्ट्रेटर, आपने सबसे साफ, सबसे हाई एनर्जी वाला वॉइड फर्नेस बनाया है। ब्रह्मांड, ये आग गैस नहीं जलाती, ये वजह जुड़ाव जलाती है, ये सोच समझ जलाती है। इस आग पर पकाया गया खाना, यहाँ तक कि तला हुआ जूता भी अमरता का अमृत बन जाता है। मैं संतोष से एयरफ्लो नॉब को एडजस्ट करता हूँ। वो तारे को नष्ट करने वाली काली आग धीरे धीरे एक हल्की सी चमक में बदल जाती है। बढ़िया, गैस की समस्या हल हो गई। खाली फ्रिज पर नजर डालता हूँ। आग है पर खाना नहीं, ये ठीक नहीं होगा। आज का दिन जश्न मनाने लायक है। दुनिया में शांति वापस आ गई। इसे खास बनाना होगा। मैं फ़ोन उठाता हूँ डिलीवरी ऑर्डर करने के लिए। फिर याद आता है, पूरा शहर अभी अभी उस बाढ़ से बचा है। डिलीवरी वाले शायद अब घर पर ही हैं, झटके से उबर रहे होंगे। अभी कोई ऑर्डर नहीं ले रहा। फिर आंगन के दरवाजे पर धीरे धीरे एक नाजुक दस्तक होती है। कौन है? बाहर 3 लोग खड़े हैं। लियोन और एक मझले उम्र का आदमी जो रस्सी से बंधा है, जमीन पर घुटने टेके हुए और कांप रहा है। ड्रैक परिवार का मुस्किया। लियोन ने 2 बड़े कूलर उठाए हैं। आरा के हाथ में कुछ मिट्टी के सीलबंद जार हैं जिनमें पुराना शराब है। सीनियर केविन, उम्मीद है हम आपकी आराम में खलल नहीं डाल रहे। हमने रिपोर्ट देने आया हूँ। लियोन के चेहरे पर बड़ी खुशी झलक रही है। उसकी आवाज़ इतनी इज्जत भरी है जैसे वो किसी भगवान के सामने खड़ा हो। रिपोर्ट देने आया और ये सब लेकर आया, ये तो रिश्वत है। मैं अपने हाथों से तेल पहुँचता हूँ। नहीं, ये एक देखभाल पैकेज है। लियोन जल्दी से कूलर खोलता है। एक दाढ़ी आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर निकलती है, इतनी घनी कि हवा में धुंध बन जाती है। अंदर मोटे, खूबसूरती से मंजरदार मांस के टुकड़े हैं जो हल्के सुनहरे रंग में चमक रहे हैं। इन्फर्नो लाइन की जांघ का मांस, जिसका एक काटना ही एक मार्शल आर्टिस्ट को ग्रैंड मास्टर लेवल तक ले जाता है। असली दिव्य मांस। डिंग, प्रीमियम सामग्री मिली। SSS ग्रेड वाग्यू, दिव्य जानवर वर्जन। स्रोत उदार पड़ोसी। सिफारिश की गई तैयारी। रेड ब्रेस्ट या हॉट पॉट। बढ़िया मार्बलिंग। साफ अनाज खिलाया गया। ठीक है, अगर ये केयर पैकेज है तो मैं स्वीकार कर लूँगा। अभी गैस भी ऑर्डर किया है। सोच रहा था हॉट पॉट बनाए। तुम यहाँ हो तो मत जाओ, रुको और खाओ। ये कहते ही रुको और खाओ। लियोन और अलारा दोनों करके हो गए। उनकी आंखें भड़क उठीं, खुशी से भरा हुआ। घर का बना खाना और एक जीवित भगवान, क्या मौका है। दोनों तो वही घुटने टेकने वाले थे। ड्रैक, जो पहले से ही घुटने टेक चुका था, राख जैसा रंग हो गया। ये कौन है? ये अभी भी घुटने क्यों टेके हुए हैं? अरे ये तो सामग्री लाने आया है। जब उसने सुना कि सीनियर हॉट पॉट पार्टी कर रहे हैं तो उसने अपने परिवार की 100 साल पुरानी नौजीवन वाली जड़ी बूटी लेकर आया। सब ड्रैक को ठंडे और स्थिर नज़रों से देखते हैं। ड्रैक कोई मूर्ख नहीं है। वो तुरंत सिर जमीन पर झुका देता है, बार बार। हाँ, मैं बस सामग्री देने आया हूँ। सीनियर, मेरी गलती थी। कसम से मैं अब कभी कूड़ा नहीं फेंकूंगा। ठीक है, उठो। आज का दिन अच्छा है। घुटनों पर मत बैठो। चूंकि तुमने सामग्री लाई हो, अंदर आओ और धोने में मदद करो। मैं उसे अंदर बुलाता हूँ। 10 मिनट बाद रसोई का नज़ारा बिल्कुल असल से हटकर है। ड्रैक, जो अरबों का मालिक है, सिंक के पास झुका हुआ, कांपते हुए अनमोल 9 लाइफ हर्ब धो रहा है और अपनी आस्तीनें ऊपर करता है। हाथ में कलम और लोहे सी सख्त दिव्य जानवर के मांस को काट रहा है। उसकी बहती हुई विंडस्वॉर्ड तकनीक
अब पूरी तरह से मांस काटने में लगी है, हर टुकड़ा तितली के पंख जितना पतला। जनरल लेओन मेज सजाने का काम संभालता है, कटोरों और चॉपस्टिक्स को एकदम फौज की परेड जैसी सटीक व्यवस्था में लगाते हुए। और मैं बदले हुए खाली भट्टी के चूल्हे के सामने खड़ा हूं, एक बड़े लोहे के बर्तन में तेल डालते हुए। उस काले खाली लौ की गर्मी में आम खाना पकाने का तेल तुरंत बदल जाता है। तेल से उठती हुई धुआं ड्रैगन और फीनिक्स के आकार में घूमता हुआ बनता है। साथ में मैंने मुट्ठी भर सिचुआन मिर्च, सूखी लाल मिर्च, हरी प्याज, अदरक और लहसुन एक साथ डाल दिए। एक जबरदस्त खुशबू फूट पड़ी, जैसे कोई इंसानी दुनिया से परे की चीज हो। अनरावलर की ऊर्जा को एक स्वर्गीय प्राणी की दिव्य माया के साथ मिलाना। बस एक सांस उस खुशबू की, और ड्रैक, जो अभी भी जड़ी बूटियां धो रहा था, अपनी जन्मजात क्षमता के चरम स्तर पर अटका हुआ गला खुलता महसूस करता है। मैंने ग्रैंड मास्टर का स्तर पार कर लिया। ड्रैक अपने हाथ में जड़ी बूटी को घूरता रहता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके चेहरे से बस खाना पकाने की धुएं की सांस लेने से ही आंसू बह रहे थे, और उसने पार कर लिया था। अगर उसने सच में मांस का एक टुकड़ा खा लिया तो शायद वहीं तुरंत आसमान छू लेता। थोड़ी ही देर में एक गरमागरम मसालेदार हॉटपॉट की गड़गड़ाती भाप वाली कड़ाही मेज पर रखी गई, जो किसी प्राचीन अराजकता की आभा छोड़ रही थी। आओ बैठो, ये जगह ज्यादा खास नहीं है, कोई बड़ा दिखावा नहीं है। शराब तुम्हारी है, मांस तुम्हारा है। मैंने बस हॉटपॉट की बेस दी है। मैं सबको अपनी सीट की तरफ हाथ हिलाकर बुलाता हूं। लियोन, आरा और ड्रैक बड़ी सावधानी से बैठते हैं। वो देखते रहते हैं। उबलता हुआ शोरबा। ये सूप नहीं है, ये तो एक तरल ऊर्जा का तूफान है। हर एक काली मिर्च वहां एक तारे की जिंदगी के चक्र से गुजर रही है। खाओ, शर्माओ मत। मैं अपने चॉपस्टिक से मांस का एक टुकड़ा उठाता हूं, उसे शोरबे में ऊपर नीचे 7 बार घुमाता हूं, फिर एक ही बार में निगल जाता हूं। हाई एनर्जी प्रोटीन अवशोषित, सहन शक्ति में 100 का इजाफा, ताकत में 100 का इजाफा। अमर शरीर अमर सहन शक्ति की ओर बढ़ रहा है। मुझे पेट में एक सुखद गर्माहट महसूस हो रही है। बढ़िया। ये देखकर बाकी लोग भी सावधानी से अपने अपने टुकड़े उठाते हैं और मुंह में डालते हैं। मांस जीभ पर पिघल जाता है और एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर हर हड्डी हड्डी में दौड़ जाती है। जो भी इनैट रियल में शुरू हुए थे, उन्हें महसूस होता है कि उनकी कौशल उस ऊर्जा के प्रभाव से आसमान छू रही है। पिक इनैट ग्रैंड मास्टर, पिक ग्रैंड मास्टर, सुप्रीम ग्रैंड मास्टर। एक ही मांस के टुकड़े से वो तीनों लेवल्स को पार कर जाती है जिनका हर मार्शल आर्टिस्ट सपना देखता है, और एक धरती पर अमर बन जाती है। उसकी चमड़ी बर्फ की तरह दमकने लगती है। हल्की तलवारों की चीखें उसके आसपास गूंजने लगती है। वो देखती है, ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं उसी पल ऊपर उठ जाए। महान दाव इसी हॉटपॉट में छुपा है। ये एक टुकड़ा मांस हर परीक्षाओं के बाद होने वाले पुनर्जन्म की तरह है। सभी ने अपनी चॉपस्टिक्स रख दी। उनकी आंखों में चमक थी। लेओना भी पूरी तरह चौंकी हुई थी। उसकी सालों की अंदरूनी चोटें एक झटके में ठीक हो गईं। वो 20 साल जवान लगने लगा। उसकी मौजूदगी असीम हो गई। वहीं ड्रैक खुलकर रो रहा था। ये खाना तब तक चलता रहा जब तक बाहर की दुनिया दिन और रात का फर्क ही भूल गई। पीने की राउंड्स आती रहीं, एक के बाद एक डिशेस परोसी जाती रही। मैं तो बस थोड़ा। जब मैं खड़ा होकर कहता हूं, ठीक है सब लोग, घर चलो, कल काम है, तो सब थोड़े नशे में होते हैं। अगले दिन बे सिटी फिर से अपनी पुरानी शांति में लौट आती है। सड़कें अभी भी ठीक की जा रही हैं, लेकिन हर चेहरे पर
एक जीवित रहने वाले की मुस्कान चमक रही होती है। स्लिपर गाय की कहानी पूरे शहर में फैलती रहती है, लेकिन अधिकारियों ने सख्त आदेश जारी किया है। किसी को भी उस बुजुर्ग की रोज़मर्रा की जिंदगी में दखल देने की इजाज़त नहीं है। लाइब्रेरी के दरवाजे पर मैं अपनी पुरानी सुरक्षा की वर्दी पहनकर, अपने पुराने टूटा हुआ मग हाथ में लिए, अपने परिचित छोटे स्टूल पर बैठा हूँ। धूप मुझ पर गर्माहट से धीरे धीरे पड़ती है। मैं चाय का एक घोंट लेता हूँ। मेरे दिमाग में प्रॉपर्टी मैनेजर की आवाज़ आखिरी बार गूंजती है। एडमिनिस्ट्रेटर, दुनिया रीसेट हो चुकी है। अब आपकी परसेप्शन लॉ इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से कवर करती है। आज से राक्षस पालतू जानवर है, भगवान पड़ोसी और आपदाएं घर के काम। आपको सुखद जीवन की शुभकामनाएं। बीप। सिस्टम स्टील्थ मोड में जा रहा है। मैं मग नीचे रखता हूं और बाहर से गुजरती ट्रैफिक को देखता हूं। यही है जिंदगी। फिर अचानक एक हरी टेढ़ी मच्छर मेरे पास उड़ते हुए आ जाता है। कोई मतलब नहीं, कोई भी खुद की सुरक्षा की बात नहीं। ये सीधा मेरे मग के किनारे पर गिरता है। मेरी नज़रें तेज हो जाती हैं। वो जाना पहचाना एहसास, भगवान जैसी सफाई वाला आदमी की मौजूदगी फिर से जिंदा हो जाती है। मैं धीरे धीरे अपने हाथ में फ्लाई स्वेटर उठाता हूँ। हिम्मत वाला छोटा कीड़ा।